तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक एल्डर और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से हॉल के अंदर बैठे हुए होते हैं और वो एल्डर उस लड़की को एक गोल्डन फीदर देता है और उससे कहता है कि आज से तुम्हें अवतार रियलम में प्रमोट किया जा रहा है, जिसके बाद से तुम युहाओ सेक्ट की ऑथेंटिक डिसाइपल बन गई हो और उसके बाद से तुम्हें अब युहाओ माउंटेन को जाकर सर्व करना है और मैंने तुम्हारे लिए जेतियान पीक अरेंज करवा दी है। वहां पर तुम आराम से कल्टीवेशन कर सकती हो, कोई भी तुम्हें वहां पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर वो लड़की कहती है कि मास्टर पहले मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने फादर और अपनी सिस्टर से मिलना चाहती हूँ और वहां से कुछ सर्वेंट्स को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये सुनकर वो मास्टर उसे इजाजत दे देता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें फेंग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहां पर एक लड़का उन लोगों को छुपकर देख रहा होता है। यह हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है फेंग हान। वो भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, इसीलिए वो हर रोज यहाँ पर छुपकर इन लोगों को देखा करता है। मगर जैसे ही वहां पर उन लोगों का मास्टर आता है तो वो सारे के सारे एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और उन लोगों का मास्टर जब वहां पर आता है तो वो आते ही उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत खुश नसीब हो कि तुम लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम लोग बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो क्योंकि तुम्हारी पावर नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा है। तुम लोग शुरू के 3 रियलम्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, उसके बाद तुम लोग 4th और 5th लेवल में अपनी हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को अच्छी तरह से इंप्रूव करते हो और अपनी बॉडी को और भी ज्यादा एनहेंस करते हो। ये कहने के बाद वो एक डिसाइपल से कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मुझ पर अटैक करो। ये सुनकर वो डिसाइपल जैसे ही अटैक करता है तो वो मास्टर बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे हल्का सा शोल्डर से अटैक करते ही वहां से दूर उठा फेंकता है, जिससे उस लड़के को काफी चोट लगती है और वो मास्टर कहता है कि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 5th लेवल की स्ट्रेंथ ही यूज की है और इस लड़के की ये हालत हो गई है। अगर मैंने 7th या 8th लेवल की स्ट्रेंथ यूज की होती तो ये लड़का मर चुका होता। तुम लोग भी इसी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुम लोगों को 8 और 9 लेवल तक भी जाना है, जिसके बाद तुम लोग नॉर्मल लोगों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। जब तुम लोग 10th लेवल को अचीव कर लोगे तो तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी कि 5 घोड़े भी तुम्हारी बॉडी को खींचेंगे तो भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और फेंग हान ये बात सुनकर काफी सरप्राइज होता है। मगर इतने में वहां पर हमें एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम फेंग किंग भी होता है। वो फेंग किंगशी की छोटी बहन है और वो आते ही फेंग क्लान के लोगों से कहती है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम लोग हमारे इनर डिसाइपल्स हो और खुश नसीब हो कि तुम लोग हमारे इस कोर्टयार्ड में एक मास्टर के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हो, वरना बाकी स्लेव्स को देखो, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारी तरह प्रैक्टिस कर रहा हो। अगर तुम लोग प्रोग्रेस हासिल करते रहोगे तो हमारी फैमिली तुम्हें रिवॉर्ड्स देगी और अच्छी तरह से ट्रीट भी करेगी। मगर वहां पे मौजूद एक छोटे कद वाला फेंग क्लान का सर्वेंट वो फेंग किंगवी से कहता है कि मैं जानता हूँ आप कुछ देर के बाद शिकार करने के लिए जाने वाली हैं। मैंने आपके लिए सब कुछ रेडी करवा दिया है। मगर वहाँ खड़ा हुआ फेंग हान ये सुनकर डर जाता है और वो कहता है कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि फेंग किंगवी शिकार के लिए जाने वाली है। मैंने स्नोई को कुछ भी नहीं खिलाया। ये कहने के बाद वो फौरन से स्नोई की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ हमें युहाओ सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन शेटाई है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तो वो मास्टर युआन जियांग कोंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मास्टर युआन जियांग कोंग उसे सॉरी कहता है। और जैसे ही जिन शेटाई अंदर जाता है तो अंदर मास्टर वो टियानडू बैठा हुआ होता है। वो जिन शेटाई से कहता है कि मुझे पता चला है कि डेविल सेक्ट का एक सीक्रेट ट्रेजर वो किसी बाई हिचान नाम के आदमी के हाथ लगा है और वो इस वक्त एक एलेक्सियर और एक ड्रैगन पिक्चर अपने साथ लेकर कहीं भागा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जल्द से जल्द तलाश करो और वो ट्रेजर्स मेरे लिए लेकर आओ। ये सुनकर वो डिसाइपल फौरन से उस मिशन पर निकल जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंगशी और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फेंग हान को कोड़े मारे जा रहे होते हैं क्योंकि उसने स्नोई को खाना नहीं खिलाया था। मगर उसे किसी ने बताया भी नहीं था कि फेंग किंगवी मिशन पर जाने वाली है। वो लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी और उसे अपने फादर की बातें याद आने लगती हैं। उसके फादर ने उसे कहा था कि तुम मेरी वजह से गुलाम बन गए हो। मैंने कभी भी अपने आप को गुलामी से आजाद करने का नहीं सोचा, जिसकी वजह से मेरे साथ साथ तुम भी गुलाम बन गए हो। मेरी बात हमेशा याद रखना कि गुलाम बनने से अच्छा है कि तुम आजादी के साथ भीख मांग लो। फेंग किंगवी वहां पर खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रही होती है और उसमें उसे काफी अच्छा लग रहा था। मगर जाते जाते वो फेंग हान को कुछ सिल्वर स्टोन्स देती है ताकि वो फेंग हान पर अपना एहसान जता सके। मगर वहां पे मौजूद वांग मोलियान कहता है कि शुक्र करो कि मिस किंगशी ने तुम्हें इन कुछ कोड़ों के बदले में सिल्वर स्टोन्स दे दिए हैं। तुम्हारी किस्मत चमक गई है। अब चलो उन्हें थैंक्स कहो। फेंग हान ना चाहते हुए भी
फिर उन्हें थैंक्स कहता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि फेंग किंगशुई अवतार रियलम को अचीव कर चुकी है और वो भी वापस आने वाली है। तो फेंगान कहता है कि अगर छोटी बहन इतनी जालिम है तो बड़ी बहन कितनी जालिम होगी। और दूसरी तरफ फिर हमें दोबारा से जिन चिटाई को दिखाया जाता है, वो दोबारा वो टियांडो के पास आता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि जिस जगह बाई हिचान छुपा है वो जगह फेंग किंगशुई के अंडर में आती है और वो भी रिसेंटली युहाओ माउंटेन की ऑथेंटिक डिसाइपल बनी है। क्यों ना आप उसे कहें कि वो अपनी टेरिटरी के अंदर उस बंदे को ढूंढ निकाले। मगर बाद में वो खुद कहता है कि अच्छा मुझे माफ कीजिए, मैं भूल गया था कि वो लड़की तो एविल लोगों के साथ मिली हुई है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंगशुई जैसे ही वो अपने फेंग रेजिडेंस में आती है तो वहां पर वांग मोलियान उसका इस्तकबाल करता है और उससे कहता है कि आपका फादर आपसे मिलने के लिए बेताब है, वो लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं, हमने आपके लिए खाने में बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस बनवाई हैं। अगले सीन में हमें मास्टर बाई हिचान को दिखाया जाता है जो कि वो गोल्डन एलेक्सियर और ड्रैगन स्क्रिप्चर लेकर भाग रहा होता है। वहां पर अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई शख्स उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर मास्टर बाई हिचान भी परेशान हो जाता है कि आखिर कौन शख्स है जो उसका पीछा कर रहा है। वो कंटिन्यूसली भागता रहता है मगर पीछे आने वाला शख्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्पीड भाग सकते हो। ये सुनकर बाई हिचान रुक जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर मास्टर फेंग शेन होता है जो कि मास्टर बाई हिचान से वो गोल्डन एलेक्सियर और ड्रैगन स्क्रिप्चर छीनने के लिए आया था। वहां पर उन दोनों के बीच में काफी कांटे की टक्कर वाली फाइट होती है मगर मास्टर बाई हिचान वो ज्यादा ताकतवर होता है और बहुत ही आसानी से मास्टर फेंग शेन को पछाड़ देता है। जिसके बाद मास्टर फेंग शेन को पता चलता है कि बाई हिचान वो 8 लेवल में है। ये कहने के बाद वो दोबारा से फाइट करने के लिए आता है और इस मर्तबा भी वो मास्टर बाई हिचान का मुकाबला नहीं कर पाता। जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि बाई हिचान ने 8 लेवल को भी ब्रेक थ्रू करके उससे आगे के रियलम को अचीव कर लिया है, यानी कि वो 9th लेवल पे आ चुका है। और मास्टर बाई हिचान उससे कहता है कि तुम मेरे बराबरी के वॉरियर नहीं हो, इसीलिए दफा हो जाओ। ये कहने के बाद वहां पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे उस पर एरोस की बौछार करते हैं मगर उससे भी कोई फायदा नहीं होता। मास्टर बाई हिचान बहुत ही आसानी से उन एरोस को रोकता है और उन्हें वापस पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर्स भी थोड़े से इंजर्ड होते हैं और मास्टर बाई हिचान कुछ वॉरियर्स को घसीटते हुए वहां से दूर भाग जाता है और कहता है कि तुम लोग नहीं जानते मेरी बॉडी वो अनब्रेकेबल है। मगर यहाँ पर मास्टर शेन फेंग वो भी उसके पीछे पीछे भागता है। ये देखकर बाई हिचान कहता है कि लगता है कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो जैसे ही एक जगह आकर रुकता है तो वहां पर फेंग किंगशुई भी मौजूद होती है। वो आते साथ ही अपने फेंग क्लान के उस मास्टर से कहती है कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, यहाँ से सिचुएशन को मैं खुद से कंट्रोल करूंगी। फेंग किंगशुई वो मास्टर बाई हिचान से कहती है कि वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो, तुम्हारा हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। मास्टर बाई हिचान साफ साफ मना कर देता है कि वो उन ट्रेजर्स को उन्हें नहीं देगा, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी गर्मा गर्मी होती है और मास्टर बाई हिचान वो फौरन से फेंग किंगशुई को मारने के लिए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करता है और अपना वही स्पिनिंग व्हील निकालकर सीधा फेंग किंगशुई की तरफ थ्रो कर देता है। मगर किंगशुई उस व्हील को कंट्रोल करते हुए वापस उसी की तरफ डाइवर्ट करती है। ये देखकर बाई हिचान उसी व्हील को पकड़कर वापस फेंग किंगशुई की तरफ थ्रो करता है तो फेंग किंगशुई अपना डेगर बाहर निकालती है और उसे उस व्हील के ऊपर दे मारती है, जिससे वो स्पिनिंग ब्लेड पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और वो डेगर सीधा जाकर बाई हिचान को हिट कर जाता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और फेंग किंगशुई उससे ड्रैगन स्क्रिप्चर छीनने के लिए जैसे ही आती है तो वो ड्रैगन स्क्रिप्चर अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और फेंग किंगशुई को वापस पीछे पुश कर देती है, जिसके बाद वो बाई हिचान को लेकर फौरन से पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर फेंग किंगशुई समझ जाती है कि ड्रैगन स्क्रिप्चर अपने ओनर को प्रोटेक्ट कर सकती है और अवतार रियलम में होने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जाया जा सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग हान वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां पर वो अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता था। मगर प्रैक्टिस करते करते अचानक उसे दिखाई देता है कि पानी के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और फौरन से वहां पर आता है। उसे दिखाई देता है कि वो बॉडी एक अजीब तरह के आदमी की है। वो उसे निकाल कर फौरन से बाहर ले आता है और कहता है कि जाकर फौरन लोगों को बता दू इसके बारे में। मगर वो कहता है कि नहीं, अगर मैंने इसके बारे में बता दिया तो वो लोग मेरी प्रैक्टिस करने की जगह ढूंढ लेंगे और पूछेंगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो मास्टर बाई हिचान को वहीं पर ही दफना देगा ताकि किसी को कुछ पता भी ना चले। मगर दूसरी तरफ फेंग किंगशुई उन मास्टर से कह रही होती है कि बाई हिचान जख्मी हुआ है और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम लोग फौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल जाओ, उसके पास जो ट्रेजर थे वो हमें हर हाल में चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग दोबारा से फेंग हान को देखते हैं। वो
मास्टर बाई ही चान को दफनाने के लिए उसे एक गड्ढे के करीब ले आता है तो उसकी बॉडी से एक एलेक्सियर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर फेंग हान हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, मगर उस एलेक्सियर से हल्का सा एसिड मास्टर बाई ही चान की बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से उसमें जान आ जाती है और वो फौरन से उठकर बैठता है और फेंग हान का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम हो कौन। मगर जब वो फेंग हान की बॉडी को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई सर्वेंट है और उसके जिस्म में निशान देखकर उसे पता चल जाता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जो कि फेंग फैमिली का सर्वेंट होने के साथ साथ मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर भी है। वो उसकी मेमोरी को चेक करता है तो उसे दिखाई देता है कि फेंग हान काफी लंबे टाइम से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है और अपने आप को गुलामी से आजाद करने के लिए अपना लेवल अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मास्टर बाई ही चान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फेंग फैमिली से काफी तंग आ चुके हो, वो लोग बहुत ही ज्यादा जालिम हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा एलेक्सियर दूंगा जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम फेंग फैमिली से अपने आप ही आजाद हो जाओगे, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम्हें मेरी खातिर फेंग किंग शुई को जान से मारना होगा। वैसे मैं ये एलेक्सियर अपने मास्टर्स के लिए लेकर गया था, पर मुझे लगता है कि शायद मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, इसीलिए ये एलेक्सियर तुम्हारे पास होने चाहिए। अगर तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं ये एलेक्सियर तुम्हें देता हूँ और मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स भी सिखा देता हूँ। फेंग हान जब ये सुनता है तो वो फौरन से उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है और मास्टर बाई ही चान फिर उसे कुछ टेक्निक समझाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंग शुई के पास वो लोग दोबारा से वापस आते हैं और उससे कहते हैं कि हम लोगों ने बाई ही चान को हर जगह तलाश करके देख लिया है, मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिला। हम लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा बेकार लोग हैं, मगर फेंग किंग शुई कहती है कि मैं जानती हूँ ये सारी गलती तुम लोगों की है, क्योंकि इस काम का जिम्मा मैंने तुम लोगों को ही दिया था। अगर बाई ही चान हमें नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं भाग गया है और उसने जरूर उस एलेक्सियर को यूज कर लिया होगा। अपनी रिसर्च फौरन से बंद करो और युहाओ माउंटेन जाने की तैयारी करो। और यहाँ पर हमें दोबारा से फेंग हान को दिखाया जाता है। फेंग हान ने अपने मास्टर को दफना दिया होता है क्योंकि वो अब मर चुका था और फेंग हान कहता है मुझे कुछ देर पहले ही एक मास्टर मिला और वो मर चुका है, मगर मैं अपने मास्टर की लास्ट विश जरूर पूरी करूंगा और फेंग किंग शी को जरूर मारूंगा। मगर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि फेंग हान वो रात के टाइम पर चुप कर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वो एलेक्सियर उसे प्रैक्टिस करने में काफी हेल्प कर रहा था और उसकी ब्लड सर्कुलेशन को काफी बढ़ा रहा था, जिससे फेंग हान काफी तेजी से इम्प्रूव करता है। फेंग हान अपनी कल्टीवेशन कंटिन्यू रखता है और सब लोगों से छुप कर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान रात के टाइम पर इस नोई से मिलने के लिए आता है और कहता है कि बहुत जल्द हम लोग एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, हो सकता है कि शायद तुम फेंग किंगवी के साथ युहाओ माउंटेन चले जाओ और हम लोग उसके बाद कभी भी ना मिल पाए। मगर वहाँ पे मौजूद कुछ लोग जो कि पहरा दे रहे थे वो फेंग हान को वहाँ पर देखते हैं तो वो लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंग शुई वो ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। फेंग हान जब बहुत ज्यादा मार खाता है तो वो अचानक गुस्से में आकर खड़ा हो जाता है और एक एक बंदे को पकड़कर पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हो, तुम लोगों को मैंने कहा भी है कि मैं चोर नहीं हूँ। इतने में वहाँ पर फेंग मोलियान आता है तो वो फेंग हान को इस तरह देख कर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे ही लोगों को मार रहे हो और तुम हमारा घोड़ा चुराने की भी कोशिश कर रहे हो, लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो सब लोगों से कहता है कि इसे यहीं पर ही खत्म कर दो। इतना कहने की देर थी कि फेंग किंग शुई भी आ जाती है और वो कहती है कि सब लोग इससे दूर हटो। वो फेंग हान से कहती है कि तुम्हारे स्किल्स देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कम से कम भी 5th लेवल में आ चुके हो, मगर फेंग हान 5th लेवल में नहीं होता, वो अभी सिर्फ 4th लेवल में होता है। और फेंग किंग शुई कहती है कि मुझे बताओ कि तुमने ये स्किल्स कहां से सीखे। ये सुनकर फेंग हान परेशान हो जाता है और वो कहता है कि कहीं फेंग किंग शुई को उस एलेक्सियर के बारे में पता न चल गया हो जो कि मास्टर बाई ही चान ने मुझे दिया है। वो फेंग किंग शुई से झूठ बोल देता है कि मैंने एक ड्रैगन स्नेक को मारा था जिसकी वजह से मुझे ये पावर्स मिली है। मैंने उस ड्रैगन स्नेक को मारने के बाद उसे पकाकर खाया था, जिसके बाद से मेरे अंदर अजीब तरह की स्ट्रेंथ आ गई थी और उसके बाद से मैं पिछले 5 साल से फेंग क्लान के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सुनकर फेंग किंग शुई कहती है कि क्या कहा तुमने 5 साल से? तुम्हारे स्किल्स को देखकर लग रहा है कि तुम 5 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कोई भी बंदा इतना जल्दी इतना इम्प्रूव नहीं कर सकता। पर खैर, हमारे फेंग क्लान में जितने भी लोग हैं तुम उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ युहाओ माउंटेन चलो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फेंग हान कहता है कि मास्टर बाई ही चान, आपने मुझे कहा था कि मुझे इस लड़की को मारना है, मगर मुझे इसमें ऐसा कुछ खास बुरा नजर नहीं आ रहा।
और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंगशुई वो जेडियन पीक की तरफ निकलने वाली होती है, तो वहां पर उसके लिए बहुत ही आलीशान सवारी का इंतजाम किया जाता है जिसके साथ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। वहां पर 2-3 कैरेज होते हैं, उनके साथ बहुत सारे सर्वेंट्स एक लाइन बनाकर चल रहे थे और बहुत सारे सोल्जर्स जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए थे वो भी उन लोगों के साथ साथ चल रहे होते हैं। शहर में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो फेंग किंगशुई को देखने के लिए आए हुए थे। वो लोग इतना बड़ा लश्कर देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतनी लंबी लाइन बनाकर इस तरह गुजरेंगे। फेंग किंगशुई को वहां से जाता देखकर काफी लोग खुश होते हैं और काफी लोग उसके साथ जाना चाहते थे, मगर कोई भी शख्स उसके साथ नहीं जा पाया। सिर्फ कुछ ही लोग थे जो कि खुश नसीब थे जो उसके साथ जेडियन पीक जाने वाले थे। उनमें से एक फेंग हान भी होता है जो कि उन लोगों के साथ जा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि कई दिन गुजर जाते हैं और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता डाली डायनेस्टी तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन लोगों को बहुत सारी बर्फ दिखाई देती है, हर जगह बर्फबारी हो रही होती है क्योंकि उन लोगों को वहां तक पहुंचने में काफी लंबा टाइम हो गया था, तो मौसम चेंज होता जा रहा था। और फेंग हान कहता है कि फेंग किंगशुई वो अगर चाहती तो वो कुछ घंटों में ही उड़कर जेडियन पीक जा सकती थी, मगर उसने हमारी खातिर ये सफर चुना है जो कि शायद अब कई महीनों तक पूरा होगा। वो लोग चलते रहते हैं और एक ब्रिज के पास आकर पहुंचते हैं और हमें बताया जाता है कि उन लोगों को काफी लंबा टाइम गुजर चुका है और वो लोग अभी भी जेडियन पीक नहीं पहुंचे हैं। मगर जैसे ही वो लोग जेडियन पीक के पास पहुंचते हैं तो वहां पर उन लोगों को वेलकम करने के लिए कुछ डिसाइपल्स आ जाते हैं और वहां पर उन बड़ी बड़ी क्रेन्स को देखकर वो सारे ही लोग बहुत ज्यादा डर गए थे कि आखिर ये क्या चीजें हैं। मगर उन लोगों को स्पिरिट क्रेन्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उन लोगों ने अपनी लाइफ में पहली मर्तबा स्पिरिट क्रेन्स देखी थी जिनके ऊपर यूहाउ सेक्ट के डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। वो लोग अपनी क्रेन्स के साथ उनके ऊपर काफी तेजी से मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो सारे के सारे सर्वेंट्स और उनके साथ मौजूद घोड़े भी बहुत ज्यादा डर रहे थे। जैसे ही वो क्रेन्स नीचे आती हैं तो वो बहुत ज्यादा धूल मट्टी उड़ाना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि वांग मोलियान भी वो नीचे गिर जाता है और बहुत सारे डिसाइपल्स और बहुत सारे घोड़े यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ये देखकर फेंग हान कहता है कि ये लोग हैं डिसाइपल्स। मुझे तो लगा था कि शायद युहाओ माउंटेन के डिसाइपल्स कुछ अच्छे और तमीजदार होंगे, मगर ये तो डिसाइपल कहलाने के भी लायक नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि स्नोई वो वहां से भागकर अंदर जाने की कोशिश करती है तो वहां मौजूद एक क्रेन वो उसे धक्का दे देती है जिसकी वजह से स्नोई वो सीधा एक ब्रिज से नीचे गिरती है। तो फेंग हान भी उसके साथ साथ चला जाता है, मगर फेंग हान एक दरख्त की टहनी के साथ लटक जाता है और स्नोई वो सीधा नीचे चली जाती है। ये देखकर फेंग हान को काफी ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि स्नोई को उसने बहुत लंबे टाइम से पाला पोसा था। जिसके बाद उसे ऊपर चढ़ने का एक रास्ता मिल जाता है। वो फौरन से ऊपर आता है और उन लोगों से आकर कहता है कि तुम लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोगों ने हमारे घोड़े को मार दिया वो भी बिला वजह। तो वो डिसाइपल कहता है कि तुम एक मामूली से सर्वेंट होकर हमारे साथ इस तरह बात कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारे ओनर्स ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया है। ये कहते हुए वो एक चाबुक से उसे मारने की कोशिश करता है तो फेंग हान उसे फौरन से डॉज कर लेता है और इससे पहले कि वो डिसाइपल उसे दोबारा मारता फेंग किंगशुई बीच में आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ। वो बाहर आते हुए उस डिसाइपल की गर्दन पर जोर से वार करते ही उसे नीचे गिरा देती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को जरूर जिन शिटाई ने ही भेजा होगा ताकि तुम लोग मुझे यहाँ पर वेलकम करो, मगर ये किस तरह का वेलकम है। वो लोग फौरन से दोबारा अपनी क्रेन पर बैठते हैं और कहते हैं कि हमें मास्टर जिन शिटाई ने ही भेजा है, हम लोग तो तुम्हें यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए थे, पर लगता है कि शायद तुम लोगों को हमारा वेलकम पसंद नहीं आया। अगर तुम लोग खुद से आगे जाना चाहते हो तो चले जाओ, हम लोग तुम्हें गाइड नहीं करेंगे। ये कहते ही वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं तो फेंग किंगशुई कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, तुम लोगों ने मेरे लोगों को डराया, मेरे यहाँ पर इस्तकबाल करने के चक्कर में तुम लोगों ने मेरे एक घोड़े को भी मार दिया, तुम लोग इतनी आसानी से तो नहीं जाओगे। ये कहने के बाद वो फौरन से एक डेगर बाहर निकालती है और उसे जैसे ही थ्रो करती है तो वो डिसाइपल भागने की कोशिश करता है, मगर वो डेगर उसे हिट कर जाता है जिसकी वजह से वो बंदा वहीं मारा जाता है। और फिर फेंग किंगशुई उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने मेरी डिग्निटी को चैलेंज किया है, अगर मैं एक ऑथेंटिक डिसाइपल होने के साथ तुम लोगों को यहाँ पर नहीं मारती तो मेरी डिग्निटी डैमेज हो जाएगी। ये कहने के बाद वो फिर से डेगर निकालती है और उन लोगों पर हमला करती है और इस मर्तबा भी वो 3 और डिसाइपल्स को मार डालती है और बाकी के डिसाइपल्स को मारने ही वाली थी, मगर अचानक एक और एनर्जी अटैक आकर उसके अटैक को हिट करता है जिसकी वजह से दोनों डिसाइपल्स बच जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहां पर जिन शिटाई खुद से आ पहुंचता है और वो फेंग किंगशुई से कहता है कि सिस्टर प्लीज शांत हो जाओ, मैंने तो सिर्फ तुम्हें वेलकम करना चाहा था, पर लगता है कि तुम वेलकम डिजर्व नहीं करती। मगर फेंग किंगशुई कहती है कि शायद तुम्हें मेरा प्रमोशन पसंद नहीं आया है, इसीलिए तुमने जान
जानबूझकर ये हरकत की है, मगर भूलो मत तुम इतने ताकतवर नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। ये कहने के साथ ही वो फौरन से दोबारा वही डेगर बाहर निकालती है और जिन शिटाई की तरफ थ्रो करती है। तो जिन शिटाई अपने एनर्जी क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करता है, मगर वो डेगर उन क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ आगे की तरफ निकल जाते हैं, जिस पर जिन शिटाई हैरान हो जाता है, मगर वो डेगर उसे हिट करने के बजाय उसके पीछे उन डिसाइपल्स की तरफ जाते हैं। ये देखकर जिन शिटाई उन्हें बचाने की कोशिश करता है, मगर फेंग किंगशी के डेगर्स उन डिसाइपल्स को हिट करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। ये देखकर जिन शिटाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं इसके बारे में मास्टर टियानजिंग को जाकर बताऊंगा। ये कहकर वो फौरन से वहां से चला जाता है और फेंग किंगशुई वहां पर फेंग हान को बुलाती है और कहती है कि तुमने उस घोड़े की खातिर अपनी जान को दांव पर लगा लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें प्रमोट कर रही हूँ। आज से तुम स्पिरिट बीस्ट के इंचार्ज हो और तुम जिदियन पीक की क्रेन्स को ट्रेवलिंग के लिए यूज कर सकते हो। ये कहने के साथ वो उसे एक गोल्डन टोकन भी दे देती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोग खुद से आ जाओ, मैं फौरन जिदियन पीक जा रही हूँ। ये कहते ही वो वहां से चली जाती है, मगर उसके जाने के बाद फेंग मोलियान और बाकी सारे लोग वो फेंग हान से काफी ज्यादा जेलस होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक मामूली से सर्वेंट हो और तुम्हारा लेवल हमारे बराबर भी नहीं है, इसीलिए ये टोकन हमारे हवाले कर दो। मगर फेंग हान वो उन्हें वो टोकन नहीं देता, जिसके बाद वो लोग फेंग हान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां पे मौजूद एक लड़की चुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। तो वहां पर अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां एक रेड ड्रेस में एक लड़की अपीयर होती है, जो कि उन लोगों के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे वहां पर देखने के बाद फेंग लिन उससे कहता है कि सुनो लड़की, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये फेंग फैमिली का आपस का मामला है, इसीलिए तुम इसके बीच में मत आओ। मगर वो लड़की फेंग हान की मदद करने के लिए आई थी और वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी आंखों के सामने किसी सर्वेंट को ऐसे तंग करोगे और मैं चुप करके बैठी रहूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मगर फेंग हान उस लड़की से कहता है कि सिस्टर आप प्लीज बीच में मत आइए, मैं इन लोगों को खुद से हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर होंगी कहती है कि ये लड़का कितना अजीब है, मैं इसकी मदद करने के लिए आई हूँ और ये मेरी मदद करना चाहता है। फेंग हान उन लोगों से कहता है कि तुम लोग लड़ना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग लिन अपने एक मोटे वॉरियर को उसकी तरफ भेजता है। वो मोटा वॉरियर मार्शल आर्ट स्किल्स में काफी अच्छा होता है और उन लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर भी होता है। और इस तरफ फेंग हान जो कि 5th रियलम में होता है, वो उसके साथ फाइट करता है। तो वो मोटा वॉरियर उस पर एक के बाद एक बहुत सारे अटैक कर देता है, मगर उसके बावजूद भी वो फेंग हान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फेंग हान उसके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और जब वो उस पर काउंटर अटैक करना शुरू करता है तो वो मोटा उसके आगे बिल्कुल बेबस हो जाता है। फेंग हान के एक एक अटैक के बाद वो वॉरियर उसके आगे बिल्कुल कमजोर पड़ता जा रहा होता है, यहाँ तक कि फेंग हान उसे मार मार कर उसकी हड्डी पसली तक तोड़ देता है। ये देखकर वो सारे ही लोग चौंक गए थे, मगर यहाँ पर फेंग हान फौरन से जाते ही फेंग लिन को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तो अब बताओ कि अब तुम क्या करोगे। वो मोटा फेंग हान को बुरा भला कह रहा होता है और कहता है कि मैं फेंग किंगशी से तुम्हारी शिकायत करूंगा और यकीन जानो तुम्हें जितने कोड़े पहले पड़ते थे उससे भी ज्यादा कोड़े पड़ेंगे। ये कहने की देर थी कि फेंग हान उसे गले से पकड़कर उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारी अकड़ अभी भी नहीं निकली है। ये कहने के साथ ही वो उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा हो जाता है और वहां मौजूद लोग उसकी मदद को आगे बढ़ते हैं, मगर फेंग हान उन लोगों को भी इतना डरा देता है कि वो लोग फौरन से पीछे हट जाते हैं। और फेंग हान सब लोगों से कहता है कि मेरे फादर ने मुझे कहा था कि एक गुलाम बनने से बेहतर है कि एक भिखारी बन जाओ। ये बात सुनकर सारे ही लोग बिल्कुल चौंक गए थे, मगर फेंग हान वो फेंग लिन को उठाता है और फिर से उस पर अटैक करते हुए उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है कि मैं इस वक्त 5th रियलम में हूँ, अगर तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर आ जाओ। 5th लेवल का सुनते ही सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी वॉरियर ऐसा नहीं था जो कि 5th लेवल का हो या फिर मुशीर का मुकाबला करने के लायक हो। ये सुनते ही वहां पे मौजूद बाकी लोग फिर फौरन से फेंग हान के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही आज से हमारे लीडर हो। फेंग लिन, ये तो एक नंबर का ढक्कन है, हमें इसे फॉलो करना ही नहीं चाहिए था। तो फिर फेंग हान उन लोगों से कहता है ठीक है, आज से तुम लोगों को मैं ही ऑर्डर दूंगा और तुम लोग मेरी बात मानोगे। अब मेरी बात मानो और फौरन से इस मोटे फेंग लिन को उठाओ और जिदियन पीक लेकर जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। ये कहने के बाद वो सारे ही लोग उसकी बात मानते हैं और फौरन से वहां से चले जाते हैं, जबकि फेंग हान होंगी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अब मुझे जाना होगा। तो होंगी कहती है कि तुम तो सच में काफी बहादुर हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट होगा। होंगी जब उसे बताती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं यहाँ पर युहाउ से एक
डॉक्टर डिसाइपल का एग्जाम देने के लिए आई हूँ। ये सुनकर फेंग हान के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुम एक प्रिंसेस, तो फिर तुम्हारे साथ लोग क्यों नहीं है, तुम अकेली क्यों हो? तो वो बताती है कि युहाउ सेक्ट में मैं एक लो लेवल की प्रिंसेस हूँ, मुझसे तो बड़े बड़े लेवल के, हाई लेवल के प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं और वो सारे ही अकेले ही ट्रेवल करते हैं। ये बात करने के बाद होंगी उसे बताती है कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने जो तुम्हें टोकन दिया था, मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसे कैसे यूज करना है। तुम्हें अपना ब्लड ड्रॉप उसके ऊपर डालना है, जिसके बाद ही तुम उस रिचुअल को परफॉर्म कर पाओगे जिससे ये टोकन यूज किया जा सकता है। ये सुनकर फेंग हान बिल्कुल खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब फिर ये है कि ये टोकन तो एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है। मगर होंगी बताती है कि ट्रेजर्स में सबसे लोएस्ट लेवल का कोई ट्रेजर है तो वो सिर्फ यही है जो तुम्हारे हाथ में है। इससे भी बड़े बड़े लेवल के ट्रेजर्स इस सेक्ट में तुम्हें देखने को मिलेंगे और जिसके पास फ्लाइंग सोर्ड हो, समझ जाना उसके पास सबसे हाईएस्ट लेवल के ट्रेजर्स होंगे। ये कहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान उसी टोकन को लेकर एक बड़े से ट्री के पास आता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा डोमेन बना हुआ होता है जिसके अंदर बहुत सारी क्रेन बंद होती हैं और फेंग हान उस डोमेन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा दरख्त मौजूद है और उस दरख्त पर बहुत सारी क्रेन बर्ड्स मौजूद हैं। उस दरख्त का साइज इतना बड़ा होता है कि वो बड़ी बड़ी क्रेन्स भी उसके आगे बिल्कुल छोटी लग रही होती हैं। इतने में एक क्रेन फेंग हान को देखती है तो वो फौरन से नीचे उतर आती है। उसे देखकर फेंग हान काफी डर गया था क्योंकि वो साइज में काफी बड़ी थी, मगर जब वो बात करना शुरू करती है तो फेंग हान बिल्कुल डर सा जाता है और यहाँ वहां देखने लगता है कि ये किसकी आवाज है। मगर वो फेरी क्रेन उससे कहती है कि तुम यहाँ वहां क्या देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि क्रेन बर्ड्स भी बात करते हैं। वो क्रेन उससे कहती है कि तुम फौरन से उस टोकन का इस्तेमाल करो और इस डोमेन को खोलो, मैं उड़ना चाहती हूँ। तो फेंग हान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा और खिलाऊंगा पिलाऊंगा भी सही, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ऊपर हवा में उड़ाओगी। मगर वो फेरी क्रेन कहती है कि ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है, अगर तुम मुझे अच्छा खिलाते हो और अच्छा पिलाते हो तो फिर मैं तुम्हें अपने ऊपर सवारी करने दूंगी। खाने की बातें करने के बाद उसके मुंह से एक सिलाइवा गिरने लगता है जो कि असल में मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। उसे देखकर फेंग हान फौरन से उस बोतल को उस सिलाइवा के नीचे लाकर वो सिलाइवा उस बोतल के अंदर जमा करना शुरू करता है और वो उस फेरी क्रेन से वादा करता है कि वो उसके लिए मजे मजे की खाने की चीजें लेकर आएगा। जिसके बाद वो उस डोमेन को खोल देता है तो वो क्रेन बर्ड सारे के सारे उड़ते हुए बहुत ही दूर निकल जाते हैं और फेंग हान उसी फेरी क्रेन के ऊपर बैठकर काफी तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान ऊपर की तरफ काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है और वो नीचे का नजारा देखता है तो उसे दुनिया बिल्कुल छोटी नजर आ रही होती है। वो पहली मर्तबा क्रेन बर्ड की सवारी कर रहा होता है तो उसे काफी अजीब लग रहा होता है, मगर उसे काफी मजा भी आ रहा था। वो क्रेन बर्ड उसे उड़ाते हुए बहुत ही दूर ले आई थी, जिस पर फेंग हान उससे कहता है कि हम लोग शायद कहीं ज्यादा दूर न निकल जाएं, हमें वापस भी जाना होगा। मगर वो क्रेन कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं 1-2 घंटे में तो कई हजार किलोमीटर दूर तक ट्रेवल कर सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहे जितना दूर क्यों ना चले जाऊं, मैं तुम्हें वापस टाइम पर पहुंचा दूंगी। तो फेंग हान उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो क्रेन फेंग हान को तंग करने के लिए जानबूझकर ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से फेंग हान नीचे गिर जाता है और नीचे जाते हुए वो चीखता चिल्लाता रहता है कि कोई मेरी मदद करो। इतने में वो क्रेन बर्ड बहुत ही स्पीड के साथ नीचे आती है और दोबारा से आकर उसे कैच कर लेती है, जिस पर फेंग हान वो बिल्कुल डर सा जाता है और कहता है कि आइंदा ऐसा मत करना। तो वो क्रेन कहती है क्या तुम्हें इसमें मजा आया, चलो फिर दोबारा करते हैं। ये कहने के बाद वो फेंग हान के साथ दोबारा से मस्ती करती है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मस्ती मजाक करते करते काफी ज्यादा दूर निकल आए थे, यहाँ तक कि वो लोग युहाउ सेक्ट की बाउंड्रीज के बिल्कुल पास जाकर पहुंचे थे, जहां पर नॉर्मली किसी का भी आना अलाउड नहीं होता। और वहां पर उन लोगों को अचानक एक फ्यूम दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो फेरी क्रेन कहती है कि ये तो कोई एविल फ्यूम लग रहा है, शायद यहाँ पर एविल सेक्ट का कोई शख्स आया है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग युहाउ सेक्ट की बाउंड्री के पास मौजूद है। जब
जबकि इन लोगों का यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो एविल फ्यूम फौरन उनका पीछा करता है, तो वो फेरी क्रेन और फेंग हान दोनों ही डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। मगर वो फ्यूम कंटिन्यूसली उनका पीछा कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो उनके बेहद करीब आ जाता है। जैसे ही वो फ्यूम उन लोगों तक पहुंचता है तो अचानक से उस क्रेन को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और वो जैसे ही नीचे गिरने लगते हैं तो हमें दिखाया जाता है फेंग हान की बॉडी में जो डोरमेट ड्रैगन स्क्रिप्चर होती है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उस फ्यूम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और फेंग हान उस फेरी क्रेन को होश में लाने की कोशिश करता है, तो वो जैसी आंख खोलती है तो उसे दिखाई देता है कि वो नीचे गिरने वाली है। ये देखते ही वो फौरन से अपने पंजों के सहारे फिर से एक लिफ्ट क्रिएट करती है और अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर की तरफ उड़ते हुए उन पत्थरों से अपने आप को बचा लेती है और फेंग हान से कहती है कि क्या हम लोग जिंदा हैं या फिर हम लोग मर चुके हैं। तो फेंग हान कहता है कि तुम्हें क्या हुआ था, अगर तुम फौरन से दोबारा ना उड़ती तो शायद हम दोनों मारे जाते। ये सुनकर वो फेरी क्रेन कहती है ओह अच्छा, तो हम लोग जिंदा हैं। मैं दोबारा जाकर सेक्ट में मास्टर को बताऊंगी कि एविल सेक्ट के लोग वो हमारी टेरिटरी के अंदर घुस आए हैं। एक मर्तबा उन्हें बता दूं तो फिर देखना कि उनका क्या अंजाम होता है। मगर यहाँ पर फेंग हान वो कहता है कि नहीं, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर उन्हें बता दिया तो वो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे और मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे कि मैं एक सर्वेंट होने के नाते एक क्रेन के ऊपर सवार होकर इतना दूर करने क्या गया था। ये सुनकर वो क्रेन कहती है ठीक है, तो फिर तुम्हारी खातिर मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मगर उसे उड़ते हुए होंगी देख लेती है। वो वहां पर अकेली टहल रही थी तो वो फौरन उसी डायरेक्शन की तरफ चली जाती है जहां पर फेंग हान जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि जहां पर फेंग हान लैंड करता है वो वहां पर उस ड्रैगन स्क्रिप्चर को खोलकर देखता है और कहता है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसने हमें उस फ्यूम से बचा लिया। वो देखता है कि वो एविल फ्यूम उस ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर एब्सॉर्ब हो गया है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इस ड्रैगन स्क्रिप्चर की एबिलिटी ये है कि ये ट्रेजर्स को कलेक्ट कर सकती है। मुझे ये ड्रैगन स्क्रिप्चर सबसे छुपा कर रखनी होगी। ये कहने के बाद अचानक वहां पर जैसे ही होंगी आती है तो उसे देखकर वो बिल्कुल डर सा जाता है और कहता है कि सर एक मिनट रुको, मुझे अपने कपड़े पहनने दो। तो वो फौरन अपने कपड़े पहनता है और होंगी उसके पास आती है और फेंग हान कहता है तुम अचानक से कैसे आ जाती हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चलता। तो होंगी कहती है तुम अभी बहुत ही ज्यादा लो लेवल के हो, इसीलिए तुम्हें किसी का भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे आसपास कौन है। तुम्हें इसके लिए ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाएगी तो उसके बाद तुम हर एक मूवमेंट के बारे में जान पाओगे। वो लोग बातें करते करते एक पहाड़ के किनारे पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की उसे बता रही होती है कि मैं यहाँ पर एक आउटर डिसाइपल का एग्जाम देने के लिए आई हूँ। मगर फेंग हान कहता है कि शुक्र करो तुम एक आउटर डिसाइपल तो हो, मैं तो उसके काबिल भी नहीं हूँ, मुझे तो एक सर्वेंट बनकर ही रहना होगा। मगर वो लड़की उसे कहती है कि तुम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो, तुम काफी टैलेंटेड हो, तुमने बगैर मास्टर के 5th लेवल को अचीव कर लिया है, तो तुम इससे आगे भी जा सकते हो और तुम चाहो तो तुम भी एक आउटर डिसाइपल बन सकते हो। ये सुनकर फेंग हान थोड़ा सा इनकरेज होता है और कहता है कि चलो मैं भी ट्राई करके देखूंगा। मगर फिर होंगी उसे बताती है कि मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं युहाओ माउंटेन के सबसे हाईएस्ट पीक वाले मास्टर हुआ ट्यांडू से जाकर मिलूं। वो सबसे ज्यादा ग्रेट मास्टर है। तो फेंग हान कहता है कि हुआ ट्यांडू ये कौन है, क्या ये वही मास्टर है जिसने फेंग किंगशी का रास्ता रोका था। तो होंगी कहती है कि क्या वो तो जिन शिटाई है, वो ट्यांडू तो इतना ताकतवर है, वो जिन शिटाई जैसे 100 लोगों को एक ही अटैक में निपटा सकता है। उसका माउंटेन इतना ज्यादा हाई है कि वहां तक जाते जाते लोगों की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होंगी वो फेंग हान को लड़ाई के लिए चैलेंज करती है ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर सके। मगर फेंग हान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता, तुम्हें चोट लग जाएगी। मगर वो लड़की उसे आजमाने के लिए उस पर जैसे अटैक करती है तो फेंग हान उसके अटैक को रोक लेता है। मगर होंगी फिर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है और वो दोनों ही लड़ते लड़ते फिर वहां से सीधा दूसरी डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं, जहां पर एक पहाड़ के किनारे पर वो दोनों दोबारा से आकर फाइट करते हैं। और यहाँ पर होंगी काफी फास्ट अटैक करती है, जिसकी वजह से वो फेंग हान को पीछे धकेल देती है और कहती है कि अब मेरी बारी है, अब मैं काउंटर अटैक करूंगी। ये कहने के बाद वो फेंग हान पर एक के बाद एक इतने ताकतवर हमले करती है कि फेंग हान को समझ में ही नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए।
जिसके बाद वो प्लानिंग के सहारे उसे हराने की कोशिश करता है और वहां से भागकर दूरी बनाने की कोशिश करता है। मगर होंगी वो आराम आराम से उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है तो फेंग हान वहां से दूर निकल जाता है और एक दरख्त के ऊपर छुप जाता है। जैसे ही होंगी वहां पर आती है तो वो देखती है कि फेंग हान ऊपर छुपा हुआ है और फेंग हान जैसे ही उसके ऊपर कूदता है तो होंगी आराम से रोककर उसे दूर फेंक देती है। इस तरह उन दोनों के बीच में ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है और फेंग हान उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, मगर उसके बावजूद भी होंगी वो अपने हल्के फुल्के अटैक से ही उसे बहुत ही बुरी तरह डैमेज कर रही होती है। यहाँ तक कि फेंग हान एक अटैक के बाद उस पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, मगर होंगी उसे फिर से बचा लेती है और अपनी नायाम के साथ उसे रोक लेती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वो दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो बहुत ही ज्यादा वीक है। उसे सुपर स्ट्रेंथ हासिल करनी है तो उसके लिए उसे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए वो अकेले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और सुपर स्ट्रेंथ और हर एक बॉडी पार्ट को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहता है। यहाँ तक कि वो पानी के अंदर जाकर काफी हार्ड प्रैक्टिस करता है, मगर उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उसे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। मगर वो खुद से ही अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करता रहता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे कई दिन गुजर जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो वहीं पर ही प्रैक्टिस करता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके स्किल्स इंप्रूव होते जा रहे थे, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी और दिन गुजरते जाते हैं और फेंग हान की स्पीड भी काफी बढ़ती जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान कई दिन के बाद फाइनली ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है जो कि लेवल 6 की स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ को अचीव करने के बाद फेंग हान के बॉडी पार्ट्स वो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल बन गए थे कि वो दूर दूर मौजूद हर एक चीज को सेंस कर पा रहा होता है और यहाँ तक कि उसे किसी के आने की आहट भी सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि फेंग किंगशी थी। फेंग किंगशी जब वहां पर आती है तो वो फेंग हान को देखकर काफी सरप्राइज होती है और कहती है, मैंने तुम्हें कई दिन से नहीं देखा, तुम अचानक कहीं गायब हो गए हो, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें आकर देख लूं। तुम सिर्फ कुछ दिन के लिए ही गायब हुए हो और तुमने एक ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुम्हारी ग्रोथ काफी फास्ट है। फेंग हान वो अपने आप को छुपाने के लिए जानबूझकर अपनी ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करता है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है कहीं फेंग किंगशी को उसकी बॉडी के अंदर गोल्डन एलेक्सियर दिखाई ना दे। मगर फेंग किंगशी जाते जाते उससे कहती है कि तुम्हें एक आउटर डिसाइपल बन जाना चाहिए, तुम्हारी ग्रोथ काफी अच्छी है और तुम हमारी फेंग फैमिली का नाम रोशन कर सकते हो। यकीन जानो कि हर एक चीज स्ट्रेंथ से ही हासिल होती है, तुम्हारा स्टेटस इस वक्त बहुत ही लो है, अगर तुम एक आउटर डिसाइपल बन जाते हो तो तुम हमारी फेंग फैमिली के हायर स्टेटस पे आ जाओगे। वो उसे एक आउटर डिसाइपल का नोट देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद फेंग हान दिल ही दिल में कहता है कि मास्टर बाई हिचान, ये आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांग मोलिन का वो फ्यूम जब उसके पास वापस आता है तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये क्या, उस क्रेन ने मेरा फ्यूम एब्जॉर्ब कर लिया, ये कैसे हो गया। अचानक वहां पर कोई शख्स उस पर हमला करता है तो वो शख्स फौरन अपने चारों तरफ एक पावरफुल फ्यूम का ऑरा बना लेता है ताकि वो एक शील्ड एक्टिवेट कर सके और उसकी शील्ड उसे सारे ही अटैक से बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर जिन शिटाई अपीयर होता है और वो वांग मोलिन पर बहुत पावरफुल अटैक कर रहा होता है, मगर उसके बावजूद भी उसके सारे ही अटैक बिल्कुल बेकार जा रहे होते हैं। वांग मोलिन अपने इविल गार्ड के जरिए उसकी सारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उस पर एक पलट वार भी करता है, जिससे जिन शिटाई काफी घबरा गया था, मगर वांग मोलिन उसे हर्ट नहीं करता और कहता है मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो जिन शिटाई उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम फेंग किंगशी को मारो। तो वांग मोलिन कहता है तुमने मुझे इतना दूर से सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है। मगर जिन शिटाई कहता है कि उसे मारने का तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा क्योंकि गोल्डन एलेक्सियर और डोरमेट ड्रैगन पिक्चर वो दोनों ही फेंग किंगशी के पास है। अगर तुम उसे मार देते हो तो वो ट्रेजर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम उसके साथ अवतार रियलम को अचीव कर सकते हो। ये सुनकर वांग मोलिन इसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं फेंग किंगशी के साथ फाइट जरूर करूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वो आउटर डिसाइपल का एग्जामिनेशन देने के लिए फौरन से युहुआ पीक पहुंच जाता है और वहां पर वो अपनी एंट्री करवाने के लिए फेंग किंगशी का दिया हुआ वही लेटर वहां मौजूद सीनियर डिसाइपल्स को दिखाता है। वो लोग देखते हैं कि ये लेटर जिदियन पीक का है और ये लेटर फेंग किंगशी ने भेजा है। ये देखते ही वो लोग फौरन से फेंग हान को कहते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, मगर वहां मौजूद दूसरा डिसाइपल कहता है कि रुको जरा, तुम्हारा नाम रजिस्टर में नहीं है। मगर उसका अपना ही दूसरा साथी उसे रोकता है और है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें मरना
है। तुम्हें पता नहीं है कि ये लड़का फेंग क्लान से है और इसे यहाँ पर फेंग किंग शुई ने भेजा है। वो एक ऑथेंटिक डिसाइपल है। तुमने उसके बारे में शायद नहीं सुना, वो बहुत ही ज्यादा बेरहम है। उसने ज़िडियन पीक आते ही सबसे पहले हमारे 6 डिसाइपल्स को जान से मार डाला था और उनकी क्रेन्स को भी उसने जरा भी नहीं बख्शा। उसके बावजूद भी कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अगर वो तुम्हें मार दे तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर वो लड़का बिल्कुल खामोश हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही आउटर डिसाइपल एग्जाम शुरू होता है तो वहां पर सारे ही लोग मौजूद होते हैं और वहां पर हमें फेंग हान को भी दिखाया जाता है। वो वहां पर एग्जाम देने के लिए एक जगह बैठता है तो वहां पर होंग जी भी आ जाती है और वो उसे देखकर काफी सरप्राइज होती है। उसे लगा कि शायद वो उसे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया है, मगर फेंग हान उसे बताता है कि वो भी एग्जाम देने के लिए आया है। ये सुनकर होंग ये हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें किसने कहा था कि तुम एग्जाम देने के लिए आ जाओ, तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो। मगर यहाँ पर होंगी को पता नहीं था कि फेंग हान ने 6 रियलम को अचीव कर लिया है और फेंग हान उससे कहता है कि मैं खुद ही अपने आप को मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से निकाल लूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो, और वैसे भी अगर मुझे कुछ होता है तो तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। और जैसे ही वहां पर वो कंपटीशन शुरू होता है और सबसे पहले डिसाइपल को बुलाया जाता है तो वो डिसाइपल काफी ज्यादा एरोगेट होता है और कहता है कि जिस डीमन को भेजना है भेज दो, मैं अकेले ही अपनी सोट के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर जैसे ही वो डीमन एक गुफा के अंदर से निकलता है तो वो इतना ज्यादा खतरनाक और खूंखार होता है कि उस डिसाइपल के तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो बिल्कुल हक्का बक्का रहकर उससे दूर हटने की कोशिश करता है। और एक मौके पर वो डिसाइपल उस डीमन के चुंगल में आने ही वाला था, मगर उस डीमन के साथ लगी हुई चेन्स उसे रोक लेती हैं। ये देखते ही वो डिसाइपल फौरन से अपनी सोट लेकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसके सोट का कोई भी असर नहीं होता। इतने में वो दोबारा से सोट से मारता है तो वो डीमन अपने दांतों में उसकी सोट दबाकर उसे बीच में से ही तोड़ देता है, जिस पर उस डीमन के भी होश उड़ जाते हैं। मगर जैसे ही वो डीमन उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी हड्डी पसली तोड़ने वाला होता है तो अचानक से वहां पर मास्टर युआन जियांग कोंग अपनी फ्लाइंग सोट का इस्तेमाल करता है, जिसके साथ वो डीमन उस डिसाइपल को छोड़ देता है और मास्टर युआन जियांग कोंग उस सोट के साथ उस डीमन को खत्म कर देता है। ये देखकर सारे ही लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे, मगर मास्टर युआन जियांग कोंग वो बीच में आता है और सब लोगों को कहता है कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस कंपटीशन के बीच में मैं आप लोगों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी की भी जान न जाए। आप लोग जिस तरह भी लड़ना चाहते हैं लड़ सकते हैं। ये कहने के बाद फिर वहां पर एक के बाद एक बंदा भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर फेंग हान वहां से नहीं जाता और देखते ही देखते फिर वहां पर एक के बाद एक वॉरियर उस डीमन के साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर सारे ही वॉरियर उस डीमन के आगे फेल हो जाते हैं। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और जब बारी आती है फेंग हान की तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर होंगी उससे कहती है कि कम से कम तुम मेरी सोड ही ले जाओ, इस तरह तो मत जाओ। मगर फेंग हान कहता है टेंशन न लो, मैं अपने हाथों से उसे निपटाऊंगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही वहां पर जाता है तो वो डीमन इतना जोर से आकर उस पर वार करता है कि वो अपने हाथों से उसे जमीन में गाड़ देता है, जिस पर सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि होंगी भी डर गई थी। उन लोगों को लगा कि शायद ये लड़का तो मर गया है और मास्टर युआन जियांग कोंग भी हैरान हो गया था कि उसे उस लड़के को बचाने का मौका तक नहीं मिला। मगर हमें दिखाया जाता है फेंग हान वो आहिस्ता आहिस्ता उस डीमन के जंगल से बाहर आता है और उस डीमन के साथ फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। फेंग हान के पास एक जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो अब उस डीमन के साथ फाइट कर पा रहा था। मगर वो डीमन उसे कोई भी मौका नहीं देता कि वो उसे मार सके। मगर फेंग हान हार नहीं मानता, वो कंटिन्यूसली उसके साथ फाइट करता रहता है और एक मौका ऐसा आ जाता है कि जब फेंग हान फौरन से ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी इनर स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। और इनर स्ट्रेंथ के बाद वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो उस अर्थ डीमन को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। और सब लोग बिल्कुल सरप्राइज हो चुके थे कि इस लड़के ने बीच लड़ाई में ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। देखते ही देखते यहाँ पर फेंग हान वो उस डीमन के वेपन छीन कर उसी के अगेंस्ट यूज करता है और उसी वेपन के साथ उसे मार मार कर उसे खत्म करके रख देता है। मास्टर युआन जियांग कोंग बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था कि ये बंदा बगैर किसी वेपन के इतना ताकतवर कैसे है। इसने उस डीमन को अपने हाथों से मार मार कर कैसा बुरा हाल कर दिया है कि वो डीमन अब दोबारा खड़ा भी नहीं हो सकता। और फेंग हान जैसे ही वापस जाता है तो वहां पर होंगी उससे कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो फेंग हान कहता है मैं बिल्कुल फिट हूँ। और इतने में अनाउंसमेंट होती है कि अगला मैच होंगी का है। तो फेंग हान कहता है कि
तुम जरा संभल कर रहना। मगर होंगी कहती है, हाँ मेरी बात कर रहे हो तुम, देखो मैं कैसे करती हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे उस डीमन की तरफ जाती है तो वो जाते ही पहले उछलकर उसके दूसरी तरफ चले जाती है और फिर उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो डीमन उसे देख नहीं पाता और होंगी उसके पैरों पर वार करती है, जिससे वो उसे नीचे गिराती है और अपनी स्वॉर्ड सीधा उसके फोरहेड पर दे मारती है, जिससे उस डीमन का वहीं काम तमाम हो जाता है और होंगी बहुत ही आसानी से ये मैच जीत जाती है। और फिर अगले मैच में हमें दिखाया जाता है फेंग किंग वी को, वो भी अपने विप के जरिए उस डीमन को मार देती है। उसका विप काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो मैच जीत जाती है। और फिर अगले मैच में हमें दिखाया जाता है लियू कांग को। लियू कांग भी अपना मैच जीत चुका था। इसी तरह सब लोग अपनी अपनी बारी लड़कर अपना मैच खत्म कर लेते हैं और टोटल 20 लोग ही होते हैं जो कि उस कंपटीशन में जीत पाए थे। और ये बात जाकर मास्टर हुआ ट्यांडू को जाकर बता दी जाती है कि कुल मिलाकर 20 लोग ही हैं जो कि इस कंपटीशन में पास हुए हैं, मगर उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का ऐसा है जो कि बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। उसका नाम फेंग हान है और ये फेंग फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे लगता है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ अजीब है। इसकी पावर अचानक से कई गुना बढ़ गई थी। इसने बगैर किसी वेपन के अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर उस अर्थ डीमन को मार दिया है। मुझे लगता है कि शायद वो किसी तरह की कोई सप्लीमेंट यूज कर रहा है या फिर उसके पास वो गोल्डन एलेक्सियर है। और जिन शिटाई भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि फेंग किंगशी ने जरूर वो गोल्डन एलेक्सियर इस लड़के को दे दिया होगा और ड्रैगन स्क्रिप्चर अपने पास रख ली होगी। फेंग किंगशी वो वैसे ही अवतार रियलम को अचीव कर चुकी है, तो अब वो गोल्डन एलेक्सियर उसके किसी काम का नहीं होगा, इसीलिए उसने वो गोल्डन एलेक्सियर अपने सर्वेंट को दे दिया होगा। मगर मास्टर हुआ ट्यांडू उन लोगों से कहता है कि फेंग किंगशी वो एक ऑथेंटिक डिसाइपल है और उसे चीफ ने खुद से प्रोमोट करके एक ऑथेंटिक डिसाइपल बनाया है, तो हम लोग उसकी डिग्निटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। और एक बात याद रखना कि जब तक तुम लोगों के पास कोई पक्का सबूत ना हो तब तक फौरन से कंक्लूजन पर मत पहुंचा करो। और वो मास्टर युआन जियांगकोंग से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए वो उसे एक ऐसी पिल देता है कि जो युआन जियांगकोंग को एक एक्सटर्नल आर्मर प्रोवाइड कर सकती है। और मास्टर हुआ ट्यांडू से कहता है कि अब जाओ और इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ये सुनकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में एक मास्टर सब लोगों को बता रहा होता है कि तुम सब लोगों को मुबारक हो, अब तुम लोग आउटर डिसाइपल्स बन चुके हो। और वो उन लोगों को उनकी आउटर डिसाइपल कॉस्ट्यूम भी दिखाता है और उन लोगों को आगे के बारे में बता रहा होता है कि आगे उन लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है। मगर यहाँ पर फेंग हान वो होंगी और लियू कांग से मिलता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मगर फेंग हान वो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और वो फेंग किंगशुई को अपनी जीत के बारे में बताना चाहता था। इसके लिए वो फौरन से उन लोगों को छोड़कर उस क्रेन पर फ्लाई करते हुए बहुत ही स्पीड के साथ जेडियन पीक चला जाता है। और वहां पर जब वो पहुंचता है तो वो भागता हुआ फेंग किंगशुई की तरफ जा रहा था, मगर वहां पर फेंग किंगवी वो पहले से ही मौजूद थी। जब फेंग हान वहां पर भागते हुए आता है और फेंग किंगशुई का नाम पुकारता है तो फेंग किंगवी गुस्सा कर जाती है और कहती है कि फेंग हान ये क्या बात है, फेंग हान ये क्या हरकत है, तुम्हें तमीज नहीं है कि तुम इस तरह मुंह उठाए चले आ रहे हो। भूलो मत कि तुम एक नौकर हो और तुम्हें नौकर की तरह ही रहना है। फेंग किंगवी की बातें उसे बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, मगर वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है और फेंग किंगशुई से कहता है कि मैं बस ये बताने के लिए आया था कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। मगर फेंग किंगवी कहती है कि हाँ तो हम लोग क्या करें, तुम हमें क्या ये बताना चाहते हो कि तुम अब हमारी बराबरी पर आ गए हो। तो यहाँ पर फेंग किंगशुई उससे कहती है कि ये एक सर्वेंट है, तुम इसके साथ इतनी बहस क्यों कर रही हो। ये बात फेंग हान को अंदर ही अंदर बिल्कुल तोड़ देती है। फेंग हान को लगा कि फेंग किंगशुई उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगी, मगर फेंग किंगशुई उसे सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करती है और वहां से जा रही होती है। मगर फेंग हान जैसे उसे आवाज देता है तो वो कहती है कि आज चले जाओ फिर कभी आ जाना। मगर फेंग हान जाते जाते कहता है कि मैं बस ये बताना चाहता था कि अब मैं जेडियन पीक दोबारा नहीं आ पाऊंगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान एक आउटर डिसाइपल बन गया था तो उसे एक नया घर दिया जाता है और वो अपने घर के अंदर देखता है कि उसके लिए उसके कपड़े मौजूद हैं, उसके खाने पीने की सारी चीजें वहां पर मौजूद है, यहाँ तक कि उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स, बहुत सारे स्क्रॉल्स और उसकी सोर्ड भी मौजूद है। तो फेंग हान फौरन से वहां पर उस गोल्डन एलेक्सियर के जरिए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। मगर अचानक होंगी वो दरवाजा खटखटाती है। फेंग हान जैसे दरवाजा खोलता है तो होंगी उसे लेकर फौरन बाहर चले जाती है। वो दोनों ही बाहर घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर फेंग हान उससे पूछता है कि
क्या आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल में कोई ज्यादा गैप है। तो यहाँ पर होंगी उसे आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल के बारे में बताती है कि हम लोगों के बीच में न सिर्फ स्ट्रेंथ का गैप है बल्कि हम लोगों के बीच में कल्टीवेशन रियलम का भी बहुत बड़ा गैप होता है। और यहाँ पर इनर डिसाइपल्स के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। वो लोग अभी बातें करते करते आगे जा रहे होते हैं कि हमें दिखाया जाता है वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं जो कि बहुत ही बड़ा होता है और फेंग हान उसे अंदर से देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वो लोग एक रूम में जाकर आपस में बैठकर बातें करते हैं, जहां पर फेंग हान उस लड़की को बताता है कि फेंग हान की अब फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं बचा है, वो सारे लोग मर चुके हैं। ये सुनकर फेंग किंग भी थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो भी बताती है कि उसकी अपनी मदर मर चुकी है और उसका फादर वो अपने किंगडम को मैनेज करने में इतना बिजी होता है कि उसे पता भी नहीं होता कि उसकी एक बेटी भी है। वो दोनों ही काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं, मगर फिर फेंग हान उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा सबसे पहला दोस्त हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बातें सुनकर होंगी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। उसे लगा कि फेंग हान इशारों इशारों में कोई और बात कर रहा है। वो फौरन से जाती है और एक स्टिक उठाकर पानी में फेंक देती है, जिसके बाद उस पानी के अंदर से एक फिश आती है जो कि स्टिक पकड़कर फौरन पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर फेंग हान बिल्कुल हैरान होता है कि ये सब हो क्या रहा है, मगर फिर कुछ देर के अंदर उसी पानी के अंदर से एक फ्लावर निकलता है। उस फ्लावर के अंदर से फिर उन लोगों के लिए पका हुआ खाना बाहर निकल आता है। ये देखकर फेंग हान बिल्कुल सरप्राइज हो गया था कि आखिर यहाँ पर ये किस तरह का सिस्टम रखा हुआ है। मगर होंगी उसे बताती है कि ये कल्टीवेशन की दुनिया है, यहाँ पर हर एक चीज पॉसिबल है। इतने में वहां पर लियो कांग भी आ जाता है। वो देखता है कि वो लोग खाना खा रहे हैं, जिस पर वो उन लोगों से कहता है कि मैं फिर कभी आऊंगा, मगर फेंग हान कहता है कि तुम भी आ जाओ और आकर हमारे साथ खाना खाओ। वो लोग फिर एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो लियो कांग उन लोगों से कहता है कि मुझे पता चला है कि यू हैव सेड वो हम सारे ही डिसाइपल्स को किसी मिशन पर भेजने वाला है और जो लोग इस मिशन में शामिल होंगे उन लोगों को बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और सुनने में ये भी आया है कि अगर कोई आउटर डिसाइपल इस मिशन में आता है और वो सक्सेसफुल होता है तो फिर उसे इनर डिसाइपल बना दिया जाएगा। और वो फेंग हान और होंगी से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए भी सिफारिश कर सकता हूं, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को ये मौका प्रोवाइड कर सकता हूं। ये कहने के बाद वो उन दोनों को लेकर फौरन से एक और यंग प्रिंस के पास जाता है जिसका नाम बाओ जियान होता है। वो वहां पर बहुत सारे सीनियर डिसाइपल्स को खाने की ट्रीट दे रहा होता है ताकि वो लोग आगे जाएं तो वो उस मिशन में उस यंग प्रिंस की मदद करें। और उसके लिए वो यंग प्रिंस उन लोगों को बड़ी से बड़ी लालच ऑफर करता है। मगर जैसे ही लियो कांग वहां पर आता है और वो उस यंग प्रिंस को आवाज देता है तो वो यंग प्रिंस उसे सुना अनसुना कर देता है, जिस पर होंगी गुस्से में वहां से जाने लगती है। मगर लियो कांग दोबारा से उसे आवाज देता है तो इस मर्तबा वो यंग प्रिंस आता है और लियो कांग फेंग हान और होंगी को उनके सामने इंट्रोड्यूस कराता है, जिस पर वो यंग प्रिंस कहता है कि तुम उन दो नए मेंबर्स को लेकर आए हो जो कि बस अभी अभी एग्जाम में पास हुए हैं। ये दोनों तो बिल्कुल अनाड़ी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लोगों के भरोसे इस जंग में जाऊंगा। उसकी बात फेंग हान को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो वहां से जाने लगता है, मगर लियो कांग उसे रोकता है और फिर वो फेंग हान से कहता है कि तुम थोड़ी देर सब्र कर जाओ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर वो यंग प्रिंस दोबारा से उन लोगों की इंसल्ट करता है, जिस पर फेंग हान गुस्से में आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। मगर वो यंग प्रिंस फेंग हान से ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो फेंग हान पर काफी भारी पड़ने लगता है और फेंग हान उसके अटैक को बर्दाश्त करने के बाद दोबारा से पलटवार करता है। मगर इस मर्तबा भी वो उस यंग प्रिंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वो यंग प्रिंस उसे एक किक मारते हुए जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद वो उन सीनियर डिसाइपल्स के पास चला जाता है और कहता है कि आजकल के नए लड़के इन लोगों को पता ही नहीं कि कल्टीवेशन गैप में कितना बड़ा फर्क है। मगर लियो कांग फेंग हान और होंगी दोनों को छोड़कर फिर से उस यंग प्रिंस के पास आता है और उससे बताता है कि मास्टर प्लीज मेरी बात को समझिए, हम लोगों को इस मिशन में कुछ कमजोर लोगों का सहारा चाहिए क्योंकि हमें किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना है और बलि का बकरा बनाने के लिए हमारे पास इनसे अच्छा ऑप्शन और कौन होगा। ये बात सुनकर वो यंग प्रिंस मान जाता है और कहता है कि ये लड़का जिसने अभी अभी मार खाई है इसमें काफी दम है, शायद ये हमारे काम आ सकता है। प्रिंसेस भी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, चलो इन दोनों को रख लो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वो अपने घर पर होता है और इस मर्तबा होंगी वो उसके घर में आती है तो वो देखती है कि फेंग हान तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो दोनों ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं और होंगी कहती है कि मुझे लगा था कि शायद तुम काफी जख्मी होगे और अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे होगे, मगर तुम तो काफी जल्दी ठीक हो गए। मगर फेंग हान कहता है कि होंगी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेन करो। होंगी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और फौरन से अपनी
सोड निकालती है और फेंगहान पर बहुत ही स्पीड के साथ हमला करने के लिए आती है और फेंगहान को पता भी नहीं चलता और उसके माथे पर हल्का सा कट लग जाता है। मगर वो कहता है कि चलो अब दोबारा से आओ। वो होंगी के साथ कई मरतबा अटैक ट्राई करके देख लेता है मगर हर मरतबा होंगी स्पीड के साथ उससे आगे निकल जाती है और फेंगहान को कुछ भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो होंगी की स्पीड को और स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पा रहा था। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पूरी रात वहां पर प्रैक्टिस करते हैं और होंगी उससे कहती है कि आज के लिए इतना काफी है। वो उसे एक स्पेल देती है और कहती है कि इससे तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे। इस तरह वो लोग वहां पर कई दिन तक प्रैक्टिस करते रहते हैं और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक मौका ऐसा आ जाता है कि जहां पर फेंगहान उसके साथ फाइट करते करते अचानक से ब्रेक थ्रू कर लेता है और इनर स्ट्रेंथ के बाद वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। यानी कि वो डायरेक्टली अब यहाँ पर 8 लेवल में आ गया था और वो होंगी से हमला करने के लिए कहता है। तो होंगी जैसे हमला करती है तो फेंगहान उसकी स्पीड को आसानी से मैच करता है और आराम से उसकी सोर्ड उसके हाथ से छुड़ाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर होंगी भी काफी ज्यादा खुश होती है मगर वो फेंगहान से कहती है कि तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा एफर्ट्स लगाई हैं इसीलिए तुम कामयाब हुए हो। तो फेंगहान कहता है कि हाँ ठीक है मगर अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। तो होंगी कहती है तुम भले ही ज्यादा ताकतवर हो पर मेरे पास प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारा ही डिसाइपल एक जगह एक बड़े से हॉल में मौजूद होते हैं और वहां पर मौजूद एक एल्डर सब लोगों को उस मिशन के बारे में बता रहा होता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है मगर जो लोग इस मिशन में शामिल होंगे उन लोगों को बहुत ही बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और वो वहां पर 2 होलोग्राफिक इमेजेस दिखाता है। उनमें से एक इमेज वांग मोलेन की होती है और एक पिंक प्रिंस की होती है। वो मास्टर उन लोगों को बता रहा होता है कि ये दोनों एविल सेक्ट के मेंबर से और ये लोग तुम लोगों को हान हाई डिजर्ट में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। हम लोगों का मुकाबला इन लोगों से है। जो भी शख्स इन लोगों को मारेगा उसे इमोर्टल एलेक्सियर दिया जाएगा। इमोर्टल एलेक्सियर एक ऐसा एलेक्सियर है कि जो आप लोगों को अवतार रियलम में ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर टोटल 6 ही इमोर्टल एलेक्सियर्स बनाए गए थे मगर उनमें से सिर्फ 5 ही बाकी हैं। तो यहाँ पर होंगी कहती है कि फेंगहान क्या तुम्हें पता है कि वो छठा इमोर्टल एलेक्सियर कहाँ है? तो फेंगहान उससे कहता है कि क्या मतलब वो कहाँ है? वो किसी न किसी टैलेंटेड डिसाइपल को ही दिया गया होगा। मगर होंगी कहती है कि नहीं वो जिन शिटाई को दिया गया है बल्कि उसके फादर ने अपने रिसोर्सेज के दम पर उस इमोर्टल एलेक्सियर को हासिल किया था और अपने बेटे को दे दिया जो कि 1 नंबर का नालायक था। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है तो फेंगहान होंगी के साथ वहां से जा रहा होता है मगर अचानक उसे वहां पर वही प्रिंस दिखाई देता है। उसे देखकर फेंगहान वहीं रुक जाता है और होंगी देखती है कि ये फिर से उसके साथ लड़ने वाला है। तो होंगी उसे मना करती है मगर फेंगहान कहता है टेंशन मत लो सब कुछ ठीक है। वो दोबारा से प्रिंस के पास जाता है और उससे कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो प्रिंस यहाँ पर दोबारा से फेंगहान का मजाक उड़ाता है और कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम तमीज सीख गए हो। वैसे भी मुझसे मार खाने के बाद अच्छे सुधर जाते हैं। मगर फेंगहान कहता है कि मिशन पर जाने से पहले क्यों ना हम लोग अपनी आपस की दुश्मनी को यहीं पे ही खत्म कर दें। ये सुनकर वो प्रिंस समझ जाता है कि फेंगहान उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा है। जिस पर वो फेंगहान से कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें समझदार समझ रहा था कि तुम मार खाने के बाद सुधर गए होगे मगर लगता है कि तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो और तुम्हें अपनी जान भी प्यारी नहीं है। पर अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे एक दूसरे से फाइट करते हैं तो फेंगहान यहाँ पर आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है मगर वो यंग प्रिंस उसे इतना जोर से पुश करता है कि फेंगहान दूर मौजूद एक बड़े से पोर्ट से जा टकराता है और वो यंग प्रिंस उसे मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो फेंगहान उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि फेंगहान ब्रेक थ्रू करके सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को अचीव कर चुका है। इस तरह उन लोगों के बीच में ये लड़ाई चल रही होती है और दूसरी तरफ सीनियर जुओ वो फेंगहान को मारने के लिए मौके की तलाश में था। फेंगहान यहाँ पर उस यंग प्रिंस को मारने के लिए उस पर पंचेस की बौछार कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह मारकर उसे जैसे ही दूसरी तरफ धक्का देता है तो यहाँ पर सीनियर जुओ वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधे फेंगहान की तरफ थ्रो करता है मगर वो स्वॉर्ड फेंगहान से जैसे ही टकराती है तो फेंगहान की बॉडी में लगी ड्रैगन स्क्रिप्चर वो फौरन से उस स्वॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखकर सब लोग डर से गए थे और होंगी को लगा कि शायद फेंगहान इंजर्ड हुआ है मगर उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ सीनियर जुओ भी हैरान हो जाता है। उसकी वो स्वॉर्ड वापस बुलाने पर भी वापस नहीं आ रही थी जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान होता है और फेंगहान के पास जाता है और कहता है कि ब्रदर फेंगहान मुझसे गलती से वो स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, क्या तुम मुझे वो वापस कर सकते हो? तो फेंगहान कहता है कि तुम पहले
पहले तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम अपनी सोड वापस मांग रहे हो। इतने में हमें वहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि सीनियर जुओ की सीनियर सिस्टर होती है और वो फेंगान से कहती है कि मेरे भाई ने गलती की है, उसकी तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, प्लीज इसकी सोड इसे वापस कर दो क्योंकि हम लोग एक मिशन पर जाने वाले हैं और वहाँ पर उसे उसकी सोड की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मगर फेंगान कहता है कि मैं पहले फेंग किंगशी से मालूम करूंगा, अगर वो मुझे सोड वापस करने को कहती है तो मैं सोड वापस करूंगा। फेंग किंगशी का नाम सुनकर वो लोग बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। मगर जाते जाते वो लड़का फिर से अपनी सिस्टर से कहता है कि आप उसे कैसे जाने दे सकती हैं, मगर वो लड़की बताती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि फेंग किंगशी कौन है, उसने 8 लोगों को ऐसे ही मार दिया था। मगर फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वो जेडियन पीक जाने के लिए रवाना होने वाला था और यहाँ पर होंगी उसे फेयरवेल करने के लिए आती है और उसे छोड़कर वहां से जा रही थी। मगर यहाँ पर लिu कांग भी आ जाता है, मगर वो लोग लिu कांग को कुछ ज्यादा घास नहीं डालते और फेंग हान वहां से चला जाता है और होंगी वो लिu कांग को इग्नोर करके वहां से चली जाती है, जिस पर लिu कांग कहता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। फेंग हान कुछ दिन पहले इनर स्ट्रेंथ लेवल में था और ये अब कुछ दिन के बाद सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को अचीव कर गया है, ये कैसे हो सकता है। मगर हम देखते हैं कि फेंग हान जब वो उस क्रेन फेरी के साथ उड़ते हुए जा रहा था तो वो क्रेन उससे कह रही होती है कि जब से तुम एक डिसाइपल बने हो उसके बाद से तुम मुझसे मिलने भी नहीं आते। तो फेंग हान उसे सॉरी कहता है और फिर वो क्रेन फेंग हान को कहती है कि तुमने भले ही ब्रेक थ्रू करके सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ अचीव कर ली है मगर उसके बावजूद भी तुम्हारे पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। तो फेंग हान कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो। तो फिर फेरी क्रेन उससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक प्रोसेस बताती हूँ, फौरन से उसे फॉलो करो। फेंग हान उसके बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो अपने माइंड वर्ल्ड में आ जाता है जहां पर वो देखता है कि उसके सामने एक लाइट अपीयर हो रही है और वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो रही है। वो जगह असल में अवतार रियलम का साइन है और फेंग हान जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो उसे फील होता है कि उस जगह ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा हेवी है और फेंग हान बड़ी मुश्किल के साथ कुछ कदम आगे चलता है और वहीं पर ही गिर जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो कहता है कि बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिजिकल स्ट्रेंथ को अचीव करना शायद आसान था मगर ये स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया था कि फेंग किंगशी के पास एक लेटर आता है। वो लेटर यहाँ पर जिन शेटाई ने उसके पास भिजवाया था। किंगशी को एक ऑर्डर मिला था कि उसे हेनहाई डिजर्ट जाना है, वहां पर उसकी जरूरत है। और यहाँ पर फेंग हान जैसे ही वो फेंग किंगशी से मिलने के लिए आता है तो फेंग किंगशी उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में आ गया है। वो फौरन से उसके माइंड पर अटैक कर देती है जिस पर फेंग हान बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। मगर जैसे ही वहां खोलता है तो वो एक अजीब तरह के वर्ल्ड में आ गया होता है। उसके सामने 2 स्नेक्स होते हैं। उन स्नेक्स को देखकर फेंग हान काफी हैरान होता है कि ये कहां में आ गया। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ में आता है कि शायद फेंग किंगशुई वो उसका माइंड टेस्ट ले रही है। देखते ही फेंग हान अपने माइंड के जरिए एक ऐसी एनर्जी रिलीज करता है कि जिसके जरिए वो उन दोनों के दोनों स्नेक्स को वहीं पर ही होल्ड करता है और उन्हें पीछे पुश करने की कोशिश करता है, जिस पर फेंग किंगशुई समझ जाती है कि फेंग हान ने माइंड कल्टीवेशन की है और वो उस क्रेन की तरफ देखती है कि शायद इसी क्रेन ने उसकी मदद की होगी। ये कहने के बाद वो अपना इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, जिस पर फेंग हान देखता है कि वो स्नेक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मगर उसे पता चल जाता है कि उसने फेंग किंगशुई को एक मर्तबा इन स्नेक्स की स्टोरी सुनाई थी और हो सकता है कि फेंग किंगशुई ही उसे दोबारा से इन स्नेक्स के जरिए आजमा रही हो। इतना कहने के बाद वो कहता है कि इन दोनों स्नेक्स में से एक रियल है और एक फेक है, क्योंकि ड्रैगन हॉर्न स्नेक वो साइज में इतना बड़ा नहीं होता। ये कहने के बाद वो ब्लैक स्नेक को ऐसे ही छोड़ देता है और ग्रीन स्नेक को फौरन से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो फेंग किंगशुई के उस इल्यूजन से बाहर निकल आता है। जिसके बाद फेंग किंगशुई कहती है कि तुमने किस तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ अचीव कर ली, मैं इसके बारे में नहीं पूछना चाहती क्योंकि हर एक का कोई ना कोई सीक्रेट होता है और तुम अपना सीक्रेट सबसे छुपाना चाहो तो तुम सबसे छुपा सकते हो। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगती है और फेंग हान से कहती है कि तुम जिस मिशन पर जा रहे हो उसके बारे में सोच लो, क्योंकि वहां काफी ज्यादा खतरा है, तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि युहाउसेक के सारे डिसाइपल्स वो हेनहाई डिजर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को अब वहां पर एक बहुत बड़ी बैटल लड़नी थी और सब लोग वहां पर अपनी अपनी फ्लाइंग क्रेन्स के साथ जा रहे थे। यहाँ पर फेंग हान भी होता है और होंगी भी होती है और होंगी वो कंटिन्यूसली फेंग हान को ही देख रही होती है। जिसके बाद उन लोगों को नजर आता है कि वहां पर मास्टर युआन जियांगकोंग भी आ रहा है। मास्टर युआन जियांगकोंग वहां पर अपने हर एक डिसाइपल की तरफ देखता है और मुस्कुराकर आगे चला जाता
जाता है। ये देखते ही देखते वो जब होंगी के पास आता है तो वो उसे भी मुस्कुरा कर देखता है, जिस पर होंगी कहती है कि ये मास्टर कितना हैंडसम है। मगर जब वो फेंगान को देखता है तो फेंगान वो उसे ग्रीट करता है, मगर उसे मास्टर युआन जियांगकोंग से कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, जैसे कि मास्टर युआन जियांगकोंग उसे भले ही मुस्कुरा कर देख रहा है मगर उसे मास्टर युआन जियांगकोंग से दुश्मनों वाली फीलिंग्स आ रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उन फ्लाइंग क्रेन्स के साथ उड़ते उड़ते बहुत ही दूर निकल आते हैं और हजारों किलोमीटर दूर आने के बाद वहां रात हो जाती है। और जब वो लोग हेनहाई डेजर्ट पहुंचने वाले होते हैं तो इससे पहले कि वो लोग मैदान जंग में पहुंचते वो लोग फौरन से हेनहाई डेजर्ट के पास के इलाके में एक जगह आराम करने के लिए नीचे उतर आते हैं और सब लोगों को बता दिया जाता है कि आज रात हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग हेनहाई डेजर्ट के अंदर घुसकर दुश्मनों पर हमला करेंगे, इसीलिए आज रात अच्छी तरह से आराम कर लो। वो लोग वहां पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं और फेंगान होंगी के साथ कोई चीज पका रहा होता है, मगर दूसरी तरफ मास्टर युआन जियांगकोंग अपने कुछ साथियों के साथ कोई प्लानिंग कर रहा था। अचानक यहाँ पर लिu कांग उन लोगों के सामने आकर लेट जाता है, जिस पर होंगी वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, मगर लिu कांग वो एक बुक खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर देता है। ये देखते ही फेंगान फौरन से अपनी कल्टीवेशन में लग जाता है और वो फिर से अपने उसी माइंड वर्ल्ड के अंदर देखता है कि वो अवतार रियलम गेट उससे काफी दूर है और उसे वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उससे पहले उसे 9th लेवल को अचीव करना होगा, जिसके बाद ही वो 10th लेवल में उस गेट के अंदर घुस पाएगा। मगर अचानक वो अपनी कल्टीवेशन रोक देता है और देखता है कि वहां पर मास्टर युआन जियांगकोंग अपने कुछ जूनियर डिसाइपल्स के साथ उसके पास आकर खड़ा हो गया है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है, मगर मास्टर युआन जियांगकोंग कहता है कि तुमने मेरे जूनियर डिसाइपल की लिन फेंग फ्लाइंग सोर्ड ली है, प्लीज इसे वापस कर दो। ये सुनकर फेंगान थोड़ा सा डर जाता है कि वो सोर्ड अब मैं इसे कैसे वापस करूं, और ऊपर से मास्टर युआन जियांगकोंग भी आ गया है। फेंगान के पास उसे लौटाने के लिए उसकी सोर्ड होती ही नहीं है, क्योंकि वो सोर्ड उसके ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर चली गई थी, मगर फेंगान ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था और अब वो उस सोर्ड को उस सीनियर डिसाइपल को वापस कर ही नहीं सकता। अचानक से होंगी नीचे लेटे हुए उस लिu कांग को लाते मारती है, मगर वो बिल्कुल भी होश में नहीं आता और ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो सो रहा है। मगर कुछ देर के बाद अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, जिस पर लिu कांग फौरन उठ जाता है और सब लोग देखते हैं कि वहां पर दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है। जब वो लोग एक ऊंची जगह पर आकर देखते हैं तो वो लोग कोई और नहीं बल्कि वो बैंडिट्स होते हैं और हजारों की तादाद में उन लोगों की तरफ आ रहे थे। जिसके बाद वहां मौजूद जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो सारे के सारे अपने एरोस बाहर निकालते हैं और उन एरोस को जैसे ही वो थ्रो करते हैं तो यहाँ पर मास्टर युआन जियांगकोंग अपनी सोर्ड निकालता है और उसे मल्टीप्लाई कर देता है, जिसके बाद वो अपनी एक सोर्ड शील्ड बना लेता है, जिसके जरिए वो उन सारे एरोस को रोकने की कोशिश करता है। मगर मास्टर युआन जियांगकोंग का वो बैरियर ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो वो एरोस उसे क्रॉस कर रहे होते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो उन एरोस से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और फेंगान भी उन लोगों के साथ ही अपने आप को उन एरोस से बचाने के लिए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर होंगी वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को बचा रही थी और दूसरी तरफ वो यंग प्रिंस बाओ वो भी अपने आप को बचाने के लिए अपने उस फैन का इस्तेमाल कर रहा था। मगर अचानक एक एरो उसके शोल्डर पर आकर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है, मगर लिu कांग उसकी मदद करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां से कंटिन्यूसली फिर से एरोस की बौछार होती है और इसी तरह वो सारे के सारे डिसाइपल्स दोबारा से अपने आप को उन एरोस से बचाने के लिए अपनी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मगर दूसरी तरफ से एरोस आए जा रहे होते हैं और इतने ज्यादा एरोस होते हैं कि उन लोगों को उन एरोस से निपटने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर जैसे जैसे वो एरोस खत्म होने लगते हैं तो मास्टर युआन जियांगकोंग वो फौरन से अपना वो बैरियर हटा देता है और दूसरी तरफ वो बैंडिट फौरन से अपनी सोर्ड्स बाहर निकालते हैं और उन लोगों के जैसे करीब पहुंचते हैं तो यहाँ पर सिस्टर मोल फौरन से अर्थ डीमंस को समन करती है, तो जमीन के अंदर से अर्थ डीमन बाहर निकल आते हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार होते हैं। तो वो वहां मौजूद बैंडिट्स की जमकर पिटाई करना शुरू कर देते हैं और इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद और इतने खूंखार होने के साथ वो लोग बैंडिट्स को बहुत ही बुरी तरह मार रहे होते हैं। वहां पर सिर्फ कुछ ही अर्थ डीमंस थे और वो बैंडिट्स के पूरे लश्कर को ही पूरी तरह से तितर बितर कर देते हैं। ये देखकर फेंगान भी हैरान हो जाता है कि ये तो अर्थ डीमन से लगता है कि सिस्टर मोल ने युहाओ माउंटेन के अर्थ डीमंस को यहाँ पर समन कर लिया है। मास्टर युआन जियांगकोंग फौरन से अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है और उन लोगों को मारने की कोशिश करता है, तो बाकी सारे लोग भी अपनी अपनी सोर्ड्स निकाल लेते हैं और उन बैंडिट्स पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर फेंगान जाते साथ ही अपनी सोर्ड के साथ उन डीमंस को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद होंगी भी उसकी मदद करने को पहुंच जाती है और फेंगान अपनी सोर्ड को अब
अभी से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस पर होंगी उससे कहती है कि तुम अपनी सोर्ड को कंट्रोल करो, ना कि उस सोर्ड को तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। तो फेंग हान उसकी बात मानता है और दोबारा से फाइट करता है और इस मर्तबा वो पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से फाइट करता है और एक एक बंदे को चुन चुन कर मार रहा होता है। दूसरी तरफ सिस्टर मोल भी काफी फास्ट होती है और बाकी लोग भी उन बैंडिट्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। इसी तरह वो लोग उन बैंडिट्स को चुन चुन कर मार रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान और होंगी वो दोनों ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं और काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहे थे, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे। और एक मौके पर फेंग हान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पीछे से कोई इस पर हमला करने वाला था, मगर होंगी वो मौके पर आकर उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ हमें उस यंग प्रिंस बाओ को दिखाया जाता है। वो जब फाइट कर रहा था तो उसका एक शोल्डर जख्मी होता है, जिसकी वजह से वो एक बैंडिट के आगे कमजोर पड़ जाता है और वो बैंडिट उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो उससे लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास एक छोटा सा फैन था और वो उस फैन के साथ सोर्ड का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मगर अचानक वो भी फिर एक सोर्ड उठाता है और अपनी सोर्ड के साथ उस बैंडिट को मारने की कोशिश करता है, मगर उसके सोर्ड स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से वो बैंडिट फिर से उस पर हावी पड़ जाता है। ये देखकर यंग प्रिंस बाओ बिल्कुल डर सच जाता है और उससे रहम की भीख मांगता है। प्रिंस बाओ यहाँ पर उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए उससे रहम की भीख मांग रहा था, मगर वो बंदा उसे मारने के लिए जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो प्रिंस बाओ उसकी तरफ रेत थ्रो करता है। और दूसरी तरफ सिस्टर मोल भी ये सब कुछ देख रही होती है कि यहाँ पर वो प्रिंस बाओ किस तरह गिड़गिड़ा रहा है। वो कंटिन्यूसली रेत थ्रो किए जा रहा था, मगर अचानक सिस्टर मोल वो उस बैंडिट के पीछे आकर अपनी सोर्ड उसके अंदर घुसा देती है, जिस पर वो बैंडिट वहीं खत्म हो जाता है और सिस्टर मोल कहती है कि ये बस नाम का प्रिंस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग हान वो काफी स्पीड के साथ फाइट कर रहा होता है और अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को मार रहा होता है। अचानक से मास्टर युआन जियांगकोंग वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड वो फौरन से फेंग हान की तरफ मूव करता है तो फेंग हान उससे बच जाता है, मगर वहां पे मौजूद एक बैंडिट उससे मारा जाता है। ये देखकर फेंग हान थोड़ा सा डर गया था कि कहीं मास्टर युआन जियांगकोंग वो उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इतने में वो सोर्ड फौरन से फेंग हान की तरफ दोबारा पलटती है तो फेंग हान उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर फेंग हान की सोर्ड बीच में से ही टूट जाती है और उसे पता चल जाता है कि मास्टर युआन जियांगकोंग उसे मारना चाहता है। जिसके बाद वो उस फ्लाइंग सोर्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और मास्टर युआन जियांगकोंग वो फेंग हान को मारने के साथ साथ वहां पर बैंडिट्स को भी मार रहा होता है। इतने में अचानक मास्टर युआन जियांगकोंग जैसे ही उस सोर्ड को दोबारा से फेंग हान की तरफ भेजता है तो फेंग हान अपनी उस टूटी हुई सोर्ड के साथ उस फ्लाइंग सोर्ड को रोकने की कोशिश करता है, मगर मास्टर युआन जियांगकोंग को यहाँ पर एक और सोर्ड आते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद वो फेंग हान से उस सोर्ड को हटाकर अपनी वो फ्लाइंग सोर्ड उस दूसरी फ्लाइंग सोर्ड की तरफ भेज देता है और दोनों ही फ्लाइंग सोर्ड से एक दूसरे से टकराते हैं। जिसके बाद वो पिंक सोर्ड मास्टर युआन जियांगकोंग के करीब आ जाती है तो मास्टर युआन जियांगकोंग अपनी फ्लाइंग सोर्ड के साथ उस दूसरी फ्लाइंग सोर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपनी सोर्ड के साथ उसे पूरी तरह से काउंटर करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सोर्ड किसी और की नहीं बल्कि पिंक प्रिंस की होती है और पिंक प्रिंस फौरन से वहां पर उन लोगों के सामने आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे पता चला है कि मुझे मारने के लिए तुम्हारे यू हाउस सेक्ट ने तुम लोगों को इमोर्टल एलेक्सियर की लालच दी है। सच में इमोर्टल एलेक्सियर अगर मुझे मिल जाए तो मैं खुद ही अपने आप को मार दूं, मगर तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये कहने के बाद वो 10 डीमंस को समन करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उसके ऊपर से उसके अंदर से बहुत सारे डीमंस बाहर निकल आते हैं। वो सारे के सारे फ्लाइंग डीमंस असल में यक्षासा होते हैं। जितने भी यक्षासा डीमन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और मास्टर युआन जियांगकोंग परेशान होता है कि वो पहले किससे निपटे, पिंक प्रिंस से या फिर उन यक्षासा डीमन से। मगर यहाँ पर सिस्टर मोल से कहती है कि सीनियर युआन आप ऐसा कीजिए कि आप पिंक प्रिंस को हैंडल कीजिए, इन डीमंस को हम लोग खुद से हैंडल करते हैं। ये कहने के बाद मास्टर युआन जियांगकोंग वो यंग प्रिंस से लड़ता है और दूसरी तरफ सिस्टर मोल अपने साथियों से कहती है कि सब लोग अपनी कंबाइंड फॉर्मेशन बनाओ। वो लोग फौरन से एक साथ मिलकर अपनी कंबाइंड फॉर्मेशन बनाना शुरू करते हैं, जिसके साथ वो लोग एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल सोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। वो जायंट स्पिरिचुअल सोर्ड इतनी बड़ी होती है कि वो उन डीमंस को मारना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ मास्टर युआन जियांगकोंग वो पिंक प्रिंस का सामना कर रहा होता है। मगर इतने में वो देखता है कि सिस्टर मोल उन डीमंस को मार रही है, मगर वहां पर उन लोगों का एक मेंबर ऐसा है जिसके पास उसकी अपनी फ्लाइंग सोर्ड नहीं है और उसकी स्पिरिट काफी ज्यादा वीक पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से उन लोगों की फॉर्मेशन कमजोर पड़ रही थी। मगर सिस्टर मोल वो
वो काफी स्पीड के साथ उन डीमंस को मारती जा रही होती है और साथ में अपने जूनियर ब्रदर से भी कहती है कि तुम्हें ज्यादा देर तक होल्ड करना होगा, हमें इन सारे ही डीमंस का सामना करना है। मगर यहाँ पर वो डीमंस भी दोबारा से एक साथ कंबाइन होकर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो मास्टर युआन जियांगकोंग उन्हें बचाने के लिए जैसे आगे जाता है तो यहाँ पर पिंक प्रिंस उसे आगे बढ़ने नहीं देता और अपनी सोर्ड के साथ बार बार अटैक कर रहा होता है। जैसे ही वो यक्षासुर डीमन एक साथ मिलकर उस सोर्ड पर हमला करते हैं तो वो सोर्ड फिर से उन लोगों को तितर बितर कर देती है और वो सीनियर डिसाइपल सीनियर जुओ दोबारा से अपनी स्पिरिट को कंट्रोल करते हुए थोड़ी सी और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि वहां पर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है और वो यक्षासुर डीमन दोबारा से एक साथ कंबाइन एनर्जी अटैक करने की तैयारी करते हैं और सिस्टर मोल उन लोगों की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो डीमन अपनी एनर्जी को काफी बढ़ा चुके होते हैं मगर दूसरी तरफ सीनियर जुओ वो अभी भी काफी कमजोर पड़ गया था। जैसे ही वो सोर्ड उन डीमन से टकराती है तो सीनियर जुओ थोड़ी देर के लिए अपनी स्पिरिट को पुश करता है जिसकी वजह से वो उस सोर्ड को थोड़ी और एनर्जी प्रोवाइड कर देता है जिससे वो लोग उन डीमंस को फिर से बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करते हैं और सीनियर जुओ की एनर्जी खत्म होने के साथ उनकी फॉर्मेशन भी टूट जाती है और वो सारे ही नीचे गिर जाते हैं। मगर यहाँ पर फेंग हान और बाकी लोग उन लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गए थे जिसके बाद सिस्टर मोल अपने बाकी साथियों से कहती है कि जल्दी से हेवनली रूस्टर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। वो सारे के सारे हेवनली रूस्टर फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू करते हैं जिसके साथ सिस्टर मोल एक बहुत ही बड़ा गोल्डन हेवनली रूस्टर समन करती है जो कि इतना बड़ा होता है कि वो सारे के सारे यक्षा डीमन को एक साथ ही पकड़ लेता है जिसके बाद वो सारे के सारे डीमन पूरी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं और कोई भी हिल नहीं पाता। ये देखते ही पिंक प्रिंस फौरन से उन लोगों को छुड़ाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है तो मास्टर युआन जियांगकोंग अपनी सोर्ड के साथ उस पर वार करता है और उसे वहां जाने से रोकता है। इस तरह पिंक प्रिंस को वहां जाने का कोई भी मौका नहीं मिलता जिसके बाद सिस्टर मोल वो अपने साथियों से कहती है कि हमें मास्टर युआन जियांगकोंग की मदद करनी होगी। इसके लिए वो लोग फौरन से अपनी अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स मास्टर युआन जियांगकोंग की मदद के लिए भेजते हैं। यहाँ पर मास्टर युआन जियांगकोंग देखता है कि वो सारी सोर्ड्स पिंक प्रिंस की तरफ जा रही हैं जिस पर वो थोड़ा सा डर जाता है मगर हमें दिखाया जाता है कि नीचे खड़े हुए डिसाइपल वो अपनी सोर्ड्स मास्टर युआन जियांगकोंग को देने के बजाय उन सोर्ड्स के साथ पिंक प्रिंस को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबके दिल में बस एक ही लालच होती है कि वो लोग पिंक प्रिंस को खुद अपने हाथों से मारे ताकि इमोर्टल एलेक्सियर उन लोगों को मिल जाए। मगर पिंक प्रिंस वो उन लोगों की सोर्ड से अपने आप को ना सिर्फ बचा रहा होता है बल्कि वो उन लोगों की सोर्ड्स को कंट्रोल भी कर रहा होता है। जैसे ही वो उन लोगों की सोर्ड्स को वापस उनकी तरफ थ्रो करता है तो वो सोर्ड्स वापस उन लोगों के पास आकर गिरती हैं जिससे वो लोग बाल बाल बचते हैं और सिस्टर मोल कहती है कि ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। ये सुनते ही वो लोग दोबारा से अपनी सोर्ड्स को उस पिंक प्रिंस की तरफ भेजते हैं जिस पर मास्टर युआन जियांगकोंग फिर से परेशान हो जाता है कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं। वो सारे की सारी सोर्ड्स फिर से पिंक प्रिंस के पास आती हैं तो पिंक प्रिंस फिर से उन सोर्ड्स को कंट्रोल करता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोग इसे हार नहीं मानोगे। ये कहने के बाद वो उन्हीं सोर्ड्स को कंट्रोल करके मास्टर युआन जियांगकोंग पर हमला कर देता है जिससे मास्टर युआन जियांगकोंग अपने सामने एक बैरियर बनाता है मगर उससे मास्टर युआन जियांगकोंग भी अपने आप को नहीं बचा पाता और उसे भी हल्की फुल्की इंजरी होती है और वो सब लोगों की तरफ देखता है कि क्या पागलपन कर रहे हैं ये लोग। और सिस्टर मोर उन लोगों से कहती है कि सब लोग फौरन से अपनी अपनी स्पिरिट सोर्ड्स मास्टर युआन जियांगकोंग के हवाले कर दो। ये कहने के बाद मास्टर युआन जियांगकोंग भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो फौरन से अपनी स्पिरिट सोर्ड के साथ साथ उन बाकी की स्पिरिट सोर्ड्स को भी अपने साथ कनेक्ट कर लेता है जिसके साथ वो एक साथ अब बहुत सारी स्पिरिट सोर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। मगर पिंक प्रिंस कहता है कि तुम अपनी सोर्ड मुश्किल से चला पा रहे हो, तुम इतनी सारी सोर्ड्स को कैसे कंट्रोल करोगे। मगर मास्टर युआन जियांगकोंग फौरन से अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और हर एक क्लोन के पास एक सोर्ड आ जाती है और वो सारे क्लोन्स फिर एक साथ मिलकर पिंक प्रिंस पर हमला कर देते हैं। पिंक प्रिंस उन सोर्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है मगर वो सारे के सारे क्लोन्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो हर जगह से आकर उस पर हमला कर रहे होते हैं और सारे के सारे एक साथ ही उस पर टूट पड़ते हैं जिससे पिंक प्रिंस बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है और देखते ही देखते वो सारी सोर्ड्स उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती हैं जिससे पिंक प्रिंस बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और सब लोगों को लगा कि शायद पिंक प्रिंस अब मर गया है तो ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा और वो लोग ये जंग जीत जाएंगे। मगर हमें दिखाया जाता है पिंक प्रिंस के अंदर अभी भी जान होती है और मास्टर युआन जियांगकोंग ये देख लेता है और सब लोग दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर पिंक प्रिंस हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मार दोगे। मुझे मारना इतना आसान नहीं है, मैंने तो तुम लोगों को अभी अपनी ट्रू पावर शो ही नहीं की। ये कहने के बाद वो अपनी रेड इमोर्टल सेक की रियल पावर शो करता है तो वो फौरन से वहां पर एक बहुत बड़ी
ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इतनी पावरफुल सक्शन एनर्जी क्रिएट करता है कि वो सारे के सारे लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे, मगर सब लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो पिंक प्रिंस वहां मौजूद जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं उनकी सोल्स को एक जगह इकट्ठा कर रहा होता है। ये देखकर सिस्टर मोल भी समझ जाती है कि ये सोल मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर रहा है। मास्टर युआन जियांगकोंग सब लोगों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वो सारे लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर पिंक प्रिंस वो बहुत सारी सोल्स को इकट्ठा कर चुका होता है और कहता है कि तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। ये कहने के साथ वो एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होते हैं और वहां से दूर जा गिरते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही फेंग हान को होश आता है तो उसे होंग यी के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। होंग यी पर बहुत सारे सोल्स हमला कर रही होती हैं जो कि उसकी वाइटल एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी। इसी तरह वो देखता है कि वहां पर चारों तरफ से उन सोल्स का अटैक हो रहा है और वो बहुत सारी सोल्स होती है जिसकी वजह से वहां मौजूद पूरे के पूरे ग्राउंड पर अपना कंट्रोल कर लेती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास्टर युआन जियांगकोंग और सिस्टर मोल ही थे जो कि अपने आप को बचा पा रहे थे और बाकी लोग वो उन सोल्स को टच भी नहीं कर पा रहे थे। वो जैसे उन पे हमला करते हैं तो वो सोल्स उनकी बॉडी के आर पार निकल जाती हैं जिसकी वजह से उन लोगों की अपनी सोल बुरी तरह से हर्ट होती है और उनकी एनर्जी भी बुरी तरह से कंज्यूम हो जाती है। मगर फेंग हान को फील होता है कि उसकी बॉडी में मौजूद जितना भी सोल पॉइजन इन हुआ था वो सारा का सारा हील हो गया है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में मौजूद गोल्डन एलेक्सियर वो इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। वो फौरन से होंग यी के करीब जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भी अपने ब्लड के जरिए दोबारा होश में ला सके और उसके पॉइजन को भी डिटॉक्सिफाई कर दे। दूसरी तरफ हम मास्टर युआन जियांगकोंग को देखते हैं। वो अपनी बॉडी आर्मर की वजह से अभी तक बिल्कुल सेफ था, मगर पिंक प्रिंस क्योंकि वो जख्मी हो चुका था तो वो उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा था। मगर वो पिंक प्रिंस कहता है कि युआन जियांगकोंग वाकई में तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था वो सच है। तुम ना सिर्फ काफी ताकतवर हो बल्कि तुम्हारे स्किल्स भी शानदार हैं। तुम अपनी रेपुटेशन को वाकई डिजर्व करते हो। मगर यहाँ पर मास्टर युआन जियांगकोंग बिल्कुल बेबस होता है। वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड को हासिल करने की कोशिश करता है तो पिंक प्रिंस अपनी सोर्ड के जरिए उसको फिर से मारने की कोशिश करता है और उसकी सोर्ड वो वहां से उछालकर दूसरी तरफ फेंक देता है। यहाँ पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो समझ गया था कि वो जितनी देर यहाँ पर रुकेगा वो सोर्स उस पर बार बार हमला करती रहेंगी और वो अपनी सिल्वर स्नेक सोर्ड के बगैर किसी को मार भी नहीं सकता। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं फौरन से मास्टर हुओ टियानडू से मदद मांगने के लिए जाऊं, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। इतना कहने के बाद वो उन सब लोगों को छोड़कर वहां से निकल जाता है, जिस पर सिस्टर मोल भी हैरान हो जाती है और पिंक प्रिंस कहता है कि अरे ये क्या, ये तो मैदान छोड़कर भाग गया। ये कहने के बाद पिंक प्रिंस फिर सिस्टर मोल की तरफ आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ फेंग हान वो अपना वो ब्लड होंग यी की बॉडी में ट्रांसफर करता है। यहाँ पर पिंक प्रिंस वो सिस्टर मोल से कहता है तुम काफी खूबसूरत हो, क्यों ना मैं इस लड़ाई के बाद तुम्हारी बॉडी का कुछ मजा लूं। ये सुनकर सिस्टर मोल गुस्से में उसके मुंह पर थूकती है तो वो पिंक प्रिंस उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये लड़की तो अपने मुंह से आग उगल सकती है। मगर इतने में सिस्टर मोल वो उस फायर एनर्जी को एकदम से ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से पिंक प्रिंस वहां से दूर जा गिरता है और सिस्टर मोल अपने उस गोल्डन वेब की तरफ आगे बढ़ती है तो वो सोल्स उस पर दोबारा से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो उस वेब की तरफ आगे नहीं बढ़ पाती। और इतने में पिंक प्रिंस भी दोबारा से खड़ा हो जाता है। उसके मुंह पर काफी ज्यादा इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला था पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसकी सारी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखते ही फेंग हान कहता है मेरे पास यही मौका है, इसके बाद मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये कहते ही वो फौरन से अपनी फ्लाइंग सोर्ड के साथ पिंक प्रिंस पर हमला करने के लिए जाता है, मगर उसकी सोर्ड पिंक प्रिंस के आर्मर से टकराते ही वापस से पीछे हट जाती है, जिससे फेंग हान भी पीछे चला जाता है। ये देखकर पिंक प्रिंस सिस्टर मोल को नीचे फेंक देता है तो सिस्टर मोल में कोई भी जान बाकी नहीं होती और पिंक प्रिंस कहता है तुम अभी भी जिंदा हो, मगर कैसे? जरूर तुम्हारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा तिलिस्मान है जो कि तुम्हें इन सोल अटैक से बचा रहा है। ये कहने के बाद वो अपनी उस रेड डिजायर सोर्ड के साथ फेंग हान पर एक साथ बहुत सारे हमले करता है, मगर फेंग हान भी अपनी फ्लाइंग सोर्ड के साथ उसके अटैक को रोक रहा होता है। फेंग हान क्योंकि अभी लो लेवल का कल्टीवेटर है और ऊपर से वो एक स्पिरिट सोर्ड को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत ही तेजी से कंज्यूम होना शुरू हो गई थी। और दूसरी तरफ हमें होंग यी को दिखाया जाता है, उसे होश आ जाता है और वो देखती है कि फेंग हान वो पिंक प्रिंस का मुकाबला कर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करती है और यहाँ पर फेंग हान वो उस पिंक प्रिंस का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसकी एनर्जी काफी तेजी से कंज्यूम हो रही थी और वो
स्पिरिट सोर्ड को कंट्रोल करने के मामले में काफी वीक था और इससे पहले कि वो पिंक प्रिंस उसे मार पाता, अचानक से होंगी पीछे से आकर अपनी सोर्ड से पिंक प्रिंस पर जैसे ही हमला करती है तो पिंक प्रिंस का वो बैरियर उसे बचा लेता है, मगर होंगी की सोर्ड हल्की सी उसे टच कर गई थी। मगर पिंक प्रिंस दोबारा से होंगी की तरफ आगे बढ़ता है तो होंगी डर जाती है और कहती है मेरी तरफ मत आओ, मुझसे दूर रहो। मगर वो पिंक प्रिंस कहता है कमाल है, यहाँ तो एक और खूबसूरत लड़की है। मगर फेंग हान वो उस पिंक प्रिंस की सोर्ड को होल्ड किए हुए होता है और अचानक से उसकी ड्रैगन स्क्रिप्चर एक्टिवेट हो जाती है तो वो फौरन से उस ड्रैगन स्क्रिप्चर के साथ उस सोर्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस पर पिंक प्रिंस पीछे पलटता है तो उसे नजर आता है कि उसकी सोर्ड गायब हो चुकी है। जिस पर वो फेंग हान से कहता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास वही कीमती ट्रेजर है। ये कहने की देर थी कि फेंग हान अचानक से वांग मोलेन का एब्जॉर्ब किया हुआ वो इविल गार्ड फ्यूम फौरन से उसकी तरफ थ्रो कर देता है। ये देखते ही पिंक प्रिंस बहुत ज्यादा डर गया था, मगर वो फ्यूम पलटकर वापस फेंग हान की तरफ आ रहा था। ये देखते ही फेंग हान अपना ब्लड उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वो इविल गार्ड फेंग हान के कंट्रोल में आ जाता है और फेंग हान उस इविल फ्यूम के जरिए पिंक प्रिंस को उस इविल गार्ड के जरिए फौरन से खत्म कर देता है। ये देखकर होंगी बिल्कुल हैरान रह गई थी और वो इविल गार्ड दोबारा से फेंग हान की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर युआन जियांगकोंग वो मदद के लिए जैसे ही जा रहा था तो उसे वहां पर मास्टर हुओ टियानडू मिल जाता है। जिसके बाद वो फौरन से मास्टर हुओ टियानडू के पास चला जाता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है कि वहां पर पिंक प्रिंस ने सब लोगों को मार दिया है और उसने मेरी सिल्वर स्नेक सोर्ड भी छीन ली है। ये सुनते ही मास्टर हुओ टियानडू फौरन से उसके साथ बैटल फील्ड की तरफ निकल जाता है और यहाँ पर होंगी वो फेंग हान से कहती है तुमने पिंक प्रिंस को मार दिया और तुमने मेरी जान बचा ली। वो उसके आगे झुक जाती है और उसे उसका शुक्रिया अदा कहती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जिस पर फेंग हान कहता है तुमने ही तो मेरी हेल्प की है, वरना मैं अकेले इसे कैसे मार पाता। चलो हमें बाकी लोगों की मदद करनी होगी। मगर होंगी उसे मना करती है कि किसी को भी होश में लाने की जरूरत नहीं। अगर तुमने इन लोगों को ठीक कर दिया तो ये लोग तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएंगे कि तुम इन्हें कैसे ठीक कर पा रहे हो, आखिर तुम्हारी बॉडी का सीक्रेट क्या है। तो फिर तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। सर ये कि इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो, ये लोग अभी भी जिंदा हैं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टर मोल इनमें से मर चुकी है, बाकी लोग अपने आप ही कुछ देर के बाद होश में आ जाएंगे। और मास्टर हुओ टियानडू वो भी यहाँ से चला गया है तो वो किसी न किसी को हेल्प के लिए लेकर आएगा। इतने में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद हेवनली रूस्टर के साथ बंधे हुए जितने भी यक्षा डीमन होते हैं वो दोबारा से होश में आ जाते हैं और फेंग हान ये देखते ही फौरन से उस हेवनली रूस्टर को जाकर पकड़ लेता है। जिसके बाद ड्रैगन स्क्रिप्चर फौरन से हेवनली रूस्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे डीमन भी फेंग हान की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे फेंग हान को इतना जोर का झटका लगता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो उस डोरमेट ड्रैगन पिक्चर के अंदर आ चुका है। वहां पर उसे वही हेवनली रूस्टर दिखाई देता है, वो वहां पर उड़ रहा था और वो जैसे ही फेंग हान पर हमला करता है तो अचानक से वहां पर एक ड्रैगन अपीयर होता है और वो उस रूस्टर के साथ फाइट करता है। ये देखकर फेंग हान भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर ये ड्रैगन कहां से आ गया। देखते ही देखते वो रूस्टर और वो ड्रैगन दोनों ही आपस में फाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रैगन उस हेवनली रूस्टर को मारकर उसे खा जाता है। और जैसे ही वो नीचे आकर लैंड करता है तो फेंग हान वो देखता है कि वहां पर काफी ज्यादा धूल मटी उड़ रही है, मगर जब वो आगे जाता है तो उसका पैर किसी शख्स से टकरा जाता है। उसे वहां पर कोई शख्स पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस पर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कौन बंदा है। जब फेंग हान उसे सीधा करता है तो उसे पता चलता है कि ये बंदा तो एक ड्रैगन है। और जैसे ही वो ड्रैगन होश में आता है तो वो फौरन से फेंग हान पर अपनी आइस के साथ एक ऐसा अटैक करता है जिसके जरिए वो फेंग हान की सारी मेमोरीज को देख लेता है। और जब फेंग हान वो बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वो उस ड्रैगन से कहता है कि तुम कौन हो। तो वो ड्रैगन उसे बताता है कि मैं इस ड्रैगन स्क्रिप्चर की स्पिरिट हूँ, मैं इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि मैं अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आ पा रहा था, मगर जैसे ही तुमने उस हेवनली रूस्टर को एब्जॉर्ब किया तो मेरे अंदर इतनी वाइटल एनर्जी आ गई कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया हूँ। तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो तुम्हें मेरे इस ट्रू फॉर्म को फुल स्ट्रेंथ पर लाने के लिए और भी ज्यादा ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करना होगा। तो फेंग हान कहता है क्या इतने ट्रेजर्स मैं कहां से लाऊंगा। तो ड्रैगन उसे कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें पिल्स रिफाइन करना भी सिखाऊंगा, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ती जाएगी। ये कहने के बाद फेंग हान को जैसे ही होश आता है तो होंगी वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली तुम जिंदा हो, तुम्हें होश आ गया। वो उसे अपने गले लगा लेती है, जिस पर फेंग हान भी काफी
सरप्राइज हो गया था, मगर होंगी वो उसे छोड़कर पीछे हट जाती है और कहती है कि तुमने मुझे डरा ही दिया था। मगर फेंगान वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होंगी उससे कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मगर फेंगान कहता है यहाँ पर इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से हमें इनकी मदद करनी चाहिए, मैं इन लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। मगर होंगी कहती है कि नहीं, तुम इनकी मदद करोगे तो फिर तुम इन्हें क्या जवाब दोगे कि तुमने पिंक प्रिंस को किस तरह मारा है। ये लोग तुमसे बार बार उल्टे सीधे सवाल करेंगे जिन्हें तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। मगर फेंगान कहता है कम से कम मैं लिu कांग को तो ठीक कर सकता हूँ, वो तो हमारा दोस्त है। ये कहने के बाद वो लिu कांग की बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है तो लिu कांग होश में आ जाता है और वो खड़ा होते ही फेंगान से पूछने लगता है तुमने मुझे कैसे ठीक कर दिया। हमारा ब्लड वो इतना पावरफुल है कि वो हमारी बॉडी में इस सोल पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। जिसके बाद वो वहां पे सब लोगों को देखता है कि सब लोग नीचे पड़े हुए हैं और उसे उन लोगों की फ्लाइंग सोर्स भी नजर आ रही थी, तो वो फौरन से उन लोगों की सोर्स लेना शुरू कर देता है, जिस पर फेंगान और होंगी उन्हें मना करते हैं। मगर वो कहता है कि तुम लोग नहीं जानते, मास्टर युआन जियांगकोंग ने मुझे तुम्हारी जासूसी करने के लिए भेजा था, पर शुक्र करो कि मैंने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया है। पर मेरे पास अभी एक बहुत ही अच्छा मौका है, मेरे पास इतनी हाई क्वालिटी की स्पिरिट सोर्स मौजूद है, मैं ये सारी की सारी अपने पास रखूंगा। ये कहने के बाद वो मास्टर युआन जियांगकोंग सिल्वर स्नेक सोर्ड भी उठा लेता है और कहता है कि इससे अच्छी सोर्ड तो और कोई हो भी नहीं सकती। मगर जैसे ही वो फेंगान की तरफ पलटता है और कहता है तुम्हारे पास भी एक ट्रेजर है जिससे तुम किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हो, वो फेंगान की तरफ पलटता इससे पहले ही होंगी उसके पीछे एक सोर्ड घुसाकर उसे खत्म कर देती है और फेंगान को कहती है कि ये लड़का धोखेबाज है, ये आगे चलकर हमें धोखा देने वाला था। अगर ये आगे चलकर मास्टर युआन जियांगकोंग को हमारी सच्चाई के बारे में बता देता तो हम लोग बेमौत मारे जाते। हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना और तुम्हें किसी को भी इतनी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। अचानक वहां पर फेंगान की बॉडी में मौजूद वो ड्रैगन कहता है कि फेंगान जल्दी से निकल जाओ, यहाँ पर एक पावरफुल मास्टर आने वाला है। फेंगान जैसे ही वहां से जाने वाला होता है तो वो ड्रैगन फिर से कहता है कि जरा एक मिनट रुको। वो फेंगान की बॉडी से फौरन से बाहर निकल आता है और देखते ही देखते वहां पे मौजूद जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं और उनके पास पड़ी हुई जितनी भी स्पिरिट सूट्स होती हैं वो उन सब ट्रेजर्स को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो ड्रैगन जैसे ही पिंक प्रिंस की बॉडी के पास जाता है तो वो उन सोर्ड्स के साथ उन पिंक प्रिंस की बॉडी को भी हवा में ऊपर ले जाता है और उसे पूरी तरह से निगल लेता है, जिसकी वजह से पिंक प्रिंस की बॉडी में मौजूद जितने भी ट्रेजर्स और उसकी बॉडी का जो आर्मर था वो भी अब फेंगान को मिल जाता है और फेंगान उस ड्रैगन को वापस अपनी बॉडी के अंदर बुला लेता है और उसके साथ ही होंगी को लेकर वहां से उड़ते हुए निकल जाता है। जैसे ही हुआ टियांडू और मास्टर युआन जियांगकोंग वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर जिंदा शख्स अब कोई भी नहीं बचा, सारे ही लोग नीचे पड़े हुए हैं। ये देखकर युआन जियांगकोंग को लगा कि शायद सब लोग मर चुके हैं, मगर मास्टर हुआ टियांडू वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जो कि जिंदा हैं, मगर उनकी बॉडी में पॉइजन मौजूद है। वो जैसे जैसे एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, जो जो शख्स जिंदा होता है उसकी बॉडी मूव करने लगती है, मगर यहाँ पर सिस्टर मोल उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, जिस पर मास्टर हुओ टियांडू कहता है कि सिस्टर मोल और 10 आउटर डिसाइपल मारे गए हैं, मगर बाकी सब लोग जिंदा हैं। ये कहने के बाद वो अपनी आइस एनर्जी को रिलीज करते हुए पूरे ग्राउंड को फ्रीज कर देता है और उसके साथ वहां पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सबको पूरी तरह से फ्रीज कर देता है ताकि उनकी बॉडी में मौजूद जितना भी पॉइजन है वो ज्यादा फैल ना सके, ना ही किसी की स्पिरिट को डैमेज कर सके। और यहाँ पर फेंगान वो होंगी को लेकर उड़ते हुए काफी दूर निकल आया था। वो होंगी से कहता है कि हमारे पास अब काफी ट्रेजर्स है, मैं तुम्हें एक सोर्ड जरूर दूंगा, मगर होंगी कहती है कि ये सोर्ड हमारे काम की नहीं है, जिस पर फेंगान कहता है कि हाँ वाकई में हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। मगर फेंगान वो उसे बताता है कि मैंने इस इमोर्टल वर्ल्ड में जब से कदम रखा है मैंने बहुत कुछ सीखा है, यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है, सब लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं और सिर्फ सच्चे दोस्त ही होते हैं जो कि एक दूसरे के काम आते हैं। उसकी बातें सुनकर होंगी काफी खुश होती है, मगर वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उन लोगों को 2 लोगों की लड़ाई दिखाई देती है। वो लोग फौरन से नीचे आकर लैंड करते हैं और छुपकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर वांग मोलिन दिखाई देता है। वांग मोलिन यहाँ पर अपने इविल गार्ड का इस्तेमाल करते हुए फेंग किंगशुई पर हमला कर रहा था। ये देखकर फेंगान हैरान हो जाता है कि फेंग किंगशी यहाँ पर क्या कर रही है, मगर फेंग किंगशी अपने उस लाइटनिंग डेगर के साथ उस इविल फ्यूम को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। मगर यहाँ पर वांग मोलिन कंटिन्यूसली अपने इविल गार्ड का इस्तेमाल किए जा रहा होता है और अपने इविल फ्यूम को फेंग किंगशी की तरफ रिलीज करता जा रहा था, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि फेंग किंगशुई काफी ताकतवर
ताकतवर होती है और दूसरी तरफ होंग ये कहती है कि तुम्हारी ये मिस किंगशुई काफी ताकतवर है, ये उस बंदे को आराम से हैंडल कर लेगी। मगर फेंग हान देखता है कि फेंग किंगशुई वो उस इविल गार्ड का मुकाबला नहीं कर पा रही क्योंकि वो 4th ग्रेड का इविल गार्ड है। वांग मोलिन भले ही वो फेंग किंगशी जितना ताकतवर नहीं मगर उसका इविल गार्ड वो फेंग किंगशी के सारे ट्रेजर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। और वांग मोलिन जैसे ही उस इविल गार्ड की पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है तो फेंग किंगशी को अब उसे रोकने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये देखते ही फेंग हान उसकी मदद करने का डिसाइड करता है मगर होंग ही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम पागल हो क्या, ये दो मास्टर्स की लड़ाई है, तुम बीच में जाओगे तो तुम मारे जाओगे। मगर फेंग हान उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मिस किंगशुई को मेरी जरूरत है और मैं हर हाल में उसकी मदद करूंगा, तुम कहीं जाकर छुप जाओ। ये कहने के साथ फेंग हान बहुत ही स्पीड के साथ जाता है और अपनी स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से वांग मोलिन की तरफ थ्रो करता है तो उसका इविल गार्ड उस स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से पीछे धकेल देता है। मगर फेंग हान दोबारा से उस स्वॉर्ड से वार करता है मगर कोई फायदा नहीं होता और फेंग किंगशुई देखती है कि फेंग हान उसके लिए लड़ रहा है, वो भी उस इविल फ्यूम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करती है। मगर वांग मोलिन इतना ताकतवर हो गया था कि वो उस इविल गार्ड को अलग अलग तरह से यूज कर सकता था और वो उसकी पावर को उसके एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है तो इविल गार्ड और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और यहाँ पर फेंग हान वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लेता है मगर उसके बावजूद भी वो वांग मोलिन के बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा होता, जिसके बाद वांग मोलिन उस पर पलटवार करता है तो फेंग हान वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस इविल फ्यूम से बचाता है। वो इविल फ्यूम हर जगह से आकर उस पर अटैक कर रहा था और दूसरी तरफ फेंग किंगशुई भी उस इविल गार्ड का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। वांग मोलिन अकेला ही दोनों तरफ से दोनों को हैंडल कर रहा होता है और एक मौका ऐसा आ जाता है कि जब वांग मोलिन वो फेंग हान पर हमला करता है और वो फेंग हान को तकरीबन मारने ही वाला था मगर यहाँ पर फेंग किंगशुई वो फेंग हान को आकर बचा लेती है और वो वांग मोलिन पर हमला करने के लिए फिर से अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करती है मगर वो इविल गार्ड कंटिन्यूसली अपने अंदर से इविल फ्यूम रिलीज करता जा रहा होता है जिससे फेंग किंगशुई जितने भी अटैक कर रही थी वो सारे के सारे बिल्कुल बेकार में जाया जा रहे होते हैं। और एक मौका ऐसा आ जाता है कि फेंग किंगशुई वो इविल फ्यूम अटैक को रोकने की कोशिश में काफी ज्यादा थक जाती है और उसकी एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से वो इविल गार्ड को नहीं रोक पाती और बुरी तरह से हर्ट होकर नीचे गिर पड़ती है। ये देखते ही फेंग हान वो उसकी मदद करने के लिए आगे चला जाता है मगर यहाँ पर होंगी वो उसकी मदद करने को पहुंच जाती है और उसे इविल फ्यूम से बचा लेती है और उसे फिर से मना करती है कि उसे इस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। मगर फेंग हान कहता है कि मेरे पास पिंक प्रिंस का वो सूट है, वो उस इविल फ्यूम से बचा लेगा। मगर अचानक यहाँ पर वांग मोलिन फिर से एक और पावरफुल अटैक कर देता है और उसके वो इविल फ्यूम्स दोबारा से फेंग किंगशुई की तरफ जाने लगते हैं मगर फेंग हान उस इविल फ्यूम को अपने हाथों से ही रोकने की कोशिश करता है और फेंग किंगशुई देखती है कि फेंग हान वो उसे बचाने के लिए उस फ्यूम से लड़ रहा है। मगर देखते ही देखते वांग मोलिन अपने इविल फ्यूम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है जिससे फेंग हान बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था और वो ड्रैगन यान भी कहता है कि ये इविल गार्ड बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं भी इसे होल्ड नहीं कर पाऊंगा। मगर अचानक होंगी वहां पर बीच में आती है और वो फेंग हान को धक्का देकर दूर हटा देती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंगशुई अचानक से वहां पर ब्रेक थ्रू कर लेती है जिसके बाद वो अवतार रियलम से हेवन ह्यूमन रियलम को अचीव कर लेती है और उस इविल फ्यूम को डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर होंगी वो उस इविल फ्यूम के अंदर से जैसे ही बाहर आती है तो फेंग किंगशुई उसे कैच करके वापस नीचे ले आती है और फेंग हान उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो वो लड़की कहती है देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ फेंग किंगशुई वो हेवन ह्यूमन रियलम को अचीव करने के बाद वांग मोलिन पर अटैक करने का जैसे ही डिसाइड करती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो फेंग हान भी उसकी तरफ चला जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की इविल फ्यूम की वजह से हर्ट हुई थी और काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी। फेंग हान वो फेंग किंगशुई की तरफ देख रहा था कि फेंग किंगशुई ने एक बहुत बड़ा पावरफुल अटैक किया है और वो वांग मोलिन को मारने वाली है मगर वांग मोलिन वहां से निकलकर भाग जाता है। और यहाँ पर होंगी वो जैसे ही लड़खड़ा कर नीचे गिरती है तो फेंग हान पीछे पलटता है और वो होंगी को इस हाल में देखकर काफी हैरान हो जाता है और भागता हुआ आकर उसे पकड़ लेता है जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि होंगी ने उसे झूठ कहा था, उस इविल फ्यूम ने उसे बुरी तरह से हर्ट कर दिया है। वो होंगी से कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो होंगी कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर हूँ और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हर जगह प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर फेंग हान रोना शुरू कर देता है और कहता है तुम पागल हो। मगर वो लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ पर शायद मेरे लिए ये सफर यहीं खत्म होना चाहिए क्योंकि मैं जिसे चाहती हूँ वो किसी और को चाहता है, शायद मेरा प्यार वो तुम्हारे लिए नहीं था। इतना कहने के बाद वो वहीं पर ही अपना हाथ
हाथ छोड़ती है और उसका दम निकल जाता है, जिस पर फेंग हान बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। मगर वो फेंग किंगशुई से भी कहता है कि प्लीज इसकी मदद करो, मगर फेंग किंगशुई कहती है कि इस लड़की की सोल डैमेज हो चुकी है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। फेंग हान वो होंगी की डेड बॉडी के ऊपर रो रहा होता है और उसे उसकी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जब होंगी उसके पास आई थी और उससे मिली थी। उसके बाद से ही होंगी उसे हर एक मुसीबत से बचाती आ रही थी, यहाँ तक कि फेंग हान को कल्टीवेशन में भी उसने मदद दी और उसे अच्छे और बुरे लोगों के बीच में फर्क करना भी सिखा दिया। यहाँ तक कि उसने फेंग हान को लड़ाई करना भी सिखा दिया और लड़ाई के बीच में उसने फेंग हान की हर जगह आकर मदद की और उसे हर जगह प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ तक कि आखिरी लम्हे में भी जब फेंग हान पर पावरफुल अटैक हुआ तो उस वक्त भी होंगी ने ही उसे आकर बचा लिया, मगर इसमें उसे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ गई। यहाँ पर फेंग किंगशुई वो फेंग हान के पास आती है और कहती है कि मैंने देखा है तुमने मेरे लिए फाइट की है, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आज गुलामी से आजाद कर रही हूँ। तुम आज से हमारे गुलाम नहीं हो, बल्कि तुम भी हमारी ही तरह फेंग क्लान के एक मेंबर हो। आज के बाद तुम या फिर तुम्हारे बाद आने वाली कोई भी नस्ल हमारी गुलाम नहीं होगी। जिस पर फेंग हान उससे थैंक्स कहता है और कहता है कि मैंने अपने आप को गुलामी से आजाद तो करवा लिया, मगर मैंने अपनी जिंदगी में मौजूद सबसे कीमती शख्स को खो दिया। फेंग किंगशुई कहती है कि अभी भी वो वांग मोलिन जिंदा है और यहीं कहीं छुपा हुआ है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। ये सुनकर फेंग हान गुस्से में कहता है कि वांग मोलिन, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। मगर वो फिर कहता है कि मुझे होंगी को उसके अपने किंगडम में ले जाना होगा, उसे वहां दफनाने के बाद मैं वांग मोलिन को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो एक जायंट स्नेक के ऊपर खड़ा हो जाता है और मिस किंगशुई उसे अपने साथ लेकर हेनहाई डेजर्ट से बाहर चली जाती है। और उसी के साथ सीजन 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।